ये टॉपिक रहेगा आज का यार। सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास, और इसके बाद एक और टॉपिक है सिस्टम ऑफ वेरिएबल पार्टिकल्स। तो सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास में मतलब चेंज ऑफ मास विथ टाइम की बात कर रहे हैं, ऐसे केसेस जहां पर मासेस चेंज होते हो। तो फिगर में क्या बताया जा रहा है, देखो आपको कि एक सिस्टम है जिसमें कैपिटल एम हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। कैपिटल एम कोई ऑब्जेक्ट है और वो वी स्पीड पर चल रहा है, और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट स्मॉल एम मास का जो यू स्पीड पर चल रहा है, और ये यू जो है वो मोर देन वी है। यू इज मोर देन वी, मतलब कि स्मॉल एम मास जो है वो फास्टर स्पीड पर चल रहा है एज कंपेयर टू द कैपिटल एम। और एक्चुअली मुझे स्मॉल एम नहीं, इसको मैं डीएम डिनोट करूंगा। डीएम मतलब डीएम मास मान के चल रहे हैं कि ये डीएम मास यू स्पीड से जाकर के इस कैपिटल एम मास में अटैच होने वाला है। मतलब टू बी अटैच्ड वाला मास कह सकते हो आप इसको, कि ये थोड़ी देर बाद कैपिटल एम के साथ अटैच हो जाएगा। तो जब ये कैपिटल एम के साथ अटैच हो जाएगा तो कैपिटल एम का मास चेंज हो जाएगा और ये एम प्लस डीएम बन जाएगा यहाँ पर। एम प्लस डीएम, दैट मीन्स कि मास चेंज हो गया। इसी को आप कह रहे हो वेरिएबल मास सिस्टम। कि पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो कैपिटल एम मास का था, उस समय वो वी स्पीड पर चल रहा था। कहीं और से उसने कुछ मास अटैच किया अपने साथ, डीएम मास को अटैच किया, और मास अटैच होने के बाद उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदल करके वी प्लस डीवी हो गई है, मान लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली हमारा यहाँ पर जो मैंने लिया है, इसमें ऐसा ऑब्जेक्ट लिया है जो मास को गेन कर रहा है। ऑब्जेक्ट जिसने मास को गेन किया है, गेन ऑफ मास। रिवर्स भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट मास लूज भी कर सकता है। रॉकेट वाले एग्जांपल्स में वो मास लूज करता है गैस को इजेक्ट करके। तो मास लूज करने वाला केस भी हो सकता है, मास को गेन करने वाला केस भी हो सकता है। थ्योरी दोनों के लिए कॉमन रहेगी। अब इसमें आप प्रिंसिपल कौन सा लगाओगे, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल न्यूटन लॉ है। वही न्यूटन लॉ है, बिकॉज वो कभी हर जगह वैलिड होना चाहिए। न्यूटन लॉ ये कहता है कि जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस होती है, एफ एक्सटर्नल, इट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम, डीपी बाई ईटी। यही यही लॉ लगाएंगे इसमें। इसमें सिस्टम क्या चूज कर रहे हैं, तो सिस्टम ये एम और डीएम दोनों को मिला करके आप चूज कर रहे हो। एम और डीएम दोनों को मिला करके अपना हम सिस्टम कह रहे हैं कि ये पूरा हमारे लिए एक सिस्टम है जिसमें कैपिटल एम भी है और डीएम मास भी है। तो इसका अगर आप इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट करो, इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम, पहले वाला मोमेंटम निकाले अगर, तो मोमेंटम बिफोर, मतलब जब ये अटैच नहीं हुआ था उस समय का सिस्टम का मोमेंटम निकाले अगर, तो कैपिटल एम इंटू उसकी वेलोसिटी वी प्लस जो डीएम मास चल रहा है उसके पास वेलोसिटी है यू, ये पहले वाला मोमेंटम। और इसी सिस्टम का मोमेंटम अगर अटैच होने के बाद की बात करें, तो मोमेंटम आफ्टर द मास इज अटैच्ड, उसमें निकालोगे तो मास चेंज हो गया है, मास के साथ साथ वेलोसिटी भी चेंज हुई है। तो मास चेंज होकर के एम प्लस डीएम, और साथ में वेलोसिटी भी चेंज हो गई है, वो वी प्लस डीवी। अभी ये सब कुछ वन डायमेंशन में है तो मैं वेक्टर का साइन यूज नहीं कर रहा, बट अगर ये अलग अलग डायमेंशन से आएंगे तो फिर यहाँ पर वेलोसिटीज के ऊपर हम वेक्टर का साइन लगा देंगे। तो सिंपल है, बिकॉज वन डायमेंशन से डिराइव करना ज्यादा आसान पड़ता है, इसलिए हम लोग इसको इस तरीके से डिराइव करते हैं। बट जो रिजल्ट आएगा वो जनरलाइज होगा, ऊपर आप वेलोसिटी के ऊपर वेक्टर का साइन लगा देना। अब हम लोग यहाँ पर डीपी का मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे। तो चेंज ऑफ मोमेंटम डीपी फाइंड करने के लिए आप बाद वाले मोमेंटम में से पहले वाला मोमेंटम माइनस करो, पी आफ्टर माइनस पी इनिशियल, पी बिफोर। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पी आफ्टर वाली जो वैल्यू है इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये बेसिकली मतलब मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड कर लेंगे, तो ये एम इंटू वी का टर्म आएगा, प्लस एम इंटू डी वी का टर्म आएगा, प्लस डी एम इंटू वी का टर्म आएगा, एंड प्लस एक टर्म आएगा डी एम मल्टीप्लाइड बाई डी वी। ये बाद वाला मोमेंटम हो गया, और माइनस पहले वाला मोमेंटम, तो वो एम इंटू वी और प्लस डी एम इंटू यू। सिंप्लीफाई करो इसको तो एम इंटू वी का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा था इसमें एम इंटू वी कैंसिल। और उसके बाद क्या करोगे, ये जो ये टर्म है आपका एम डी वी, इसको अलग से लिख लेते हैं, एम डी वी को अलग कर दीजिए। उसके बाद जो ये टर्म सबके बचेंगे, डी एम इंटू वी, यहाँ पर डी एम इंटू वी का टर्म और यहाँ पर डी एम इंटू यू का टर्म। तो इसको हम अलग से लिखना चाहेंगे, डी एम इंटू वी और डी एम इंटू यू को अलग से लिखना चाहेंगे। देखो माइनस कॉमन कर देते हैं, तो डी एम और फिर यहाँ पर बचेगा यू माइनस वी, और प्लस तीसरा टर्म आपके पास यहाँ बचेगा, एक और टर्म है जो डी एम मल्टीप्लाइड बाय डी वी। बट यहाँ पर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ये लगाओगे कि डीएम और डीवी दोनों टेंडिंग टू जीरो होते हैं, कैलकुलस के हिसाब से ये दोनों ही जीरो वैल्यूज हैं, और प्रोडक्ट करेंगे तो ये पूरा टर्म काफी ज्यादा छोटा वैल्यू आएगा, नेग्लिजिबल वैल्यू आएगी।
तो इसको इस एक्सप्रेशन से नेगलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि टेंडिंग टू 0 के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद जो रिजल्ट बन रहा है हमारे पास वो ये आ जाएगा, फाइनली सिंप्लीफाई करके m इंटू डी वी माइनस डी एम इंटू ये जो u माइनस वी आप देख रहे हो इसको क्या कह सकते हैं काइनेमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए कि वेलोसिटी u और वेलोसिटी v का जब डिफरेंस कर रहे हो आप, दो बॉडीज की वेलोसिटी को जब आपस में सेपरेट किया जाता है, तो काइनेमेटिक्स कहता है कि ये पूरा टर्म एक तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। तो इसको रिप्लेस करके u माइनस वी को आप इंट्रोड्यूस करेंगे वेलोसिटी रिलेटिव, v रिलेटिव। और किसकी रिलेटिव वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जब इसको रिलेटिव वेलोसिटी कह रहे हैं तो ये हम डीएम की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एम निकाल रहे हैं या फिर एम की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डीएम निकाल रहे हैं, ये मेंशन करना काफी जरूरी है यहाँ पर। तो ये जो v रिलेटिव है इसको मेंशन करो, क्योंकि ये u माइनस वी कर रहे हो, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द डीएम मास माइनस द वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम मास, यानी कि ये कहलाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ दैट डीएम ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम ऑब्जेक्ट। ये जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूमेरिकल्स करने के लिए सर क्लियर होना चाहिए कि रिलेटिव वेलोसिटी हमने किसकी किसके रिस्पेक्ट में निकाली है। सर हम्म, बोलो बोलो। सर इस वाले सिस्टम में हम्म, सर मोमेंटम कंजर्व क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो कुछ लगी नहीं रही है ना हमको इसमें। कहाँ पता कि नहीं लग रही है, हमें थोड़ी पता अभी। हो सकता है लग रही हो, हम तो अभी एक डेरिवेशन कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं है। वो तो सर जब एक बार ये वाला जो सर इक्वेशन लिखा आपने, ये हाँ, मोमेंटम आफ्टर माइनस मोमेंटम बिफोर वाला, सर वो एक बार फिर से बता नहीं दीजिए ये तो समझ में नहीं सिंपली सेपरेट किया, मोमेंटम कंजर्व नहीं कराएंगे। आपके माइंड में अगर ये चल रहा है कि मोमेंटम कंजर्व करा के देख लें, तो उसके पीछे का लॉजिक ये है कि हमारे पास अभी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं है मुझे नहीं मालूम अभी। मुझे नहीं पता कि इन दोनों सिस्टम्स के ऊपर बाहर से कोई फोर्स लग रही है कि नहीं लग रही है। हम सिर्फ ये निकालना चाह रहे हैं कि अगर नहीं लग रही होगी तो डीपी को हम बाद में जीरो कर देंगे। मतलब अभी तो आप जनरलाइज कर रहे हो, अभी हम सिर्फ मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं कि पहले ये दोनों मासेस जिस वेलोसिटी पर चल रहे थे उसके हिसाब से इनका पहले वाला मोमेंटम लिख लेते हैं, और बाद में ये कंबाइंड होने के बाद जिस वेलोसिटी पर चल रहे हैं उसके हिसाब से बाद वाला मोमेंटम निकाल देते हैं। और अभी तो हम सिर्फ इसको सेपरेट करके देख रहे हैं कि मोमेंटम का चेंज आएगा कितना। ओके सर। अभी हम सिर्फ और कुछ नहीं कर रहे हैं। कंजर्वेशन दिमाग से निकालिए पहले तो। कंजर्वेशन हर जगह थोड़ी होता है भाई। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक लॉ नहीं है, वो एक प्रिंसिपल है। कुछ केसेस में लगेगा, कुछ केसेस में नहीं लगेगा। लेकिन ये जो F इक्वल टू टी पी बाई डी टी है, ये एक लॉ दे रहे हो आप, न्यूटन का लॉ देते हो आप इसको। तो किसी भी कंडीशन में जैसा भी सिस्टम हो आपका, कैसा भी सिस्टम होगा वहां पर ये काम करेगा। मतलब कि अभी हम एक लॉ डिराइव कर रहे हैं, क्वेश्चंस करेंगे तब हो सकता है मोमेंटम कंजर्व हो सकता है ना कंजर्व हो। अब इसको dt से डिवाइड कर दो यार, dp बाई dt कर दें, तो dp डिवाइडेड बाई dt, और यहाँ पर dm डिवाइडेड बाय dt। और अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि जो dp बाई dt है ये न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग इस पूरे सिस्टम का एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगा। F एक्सटर्नल इसको नाम दोगे dp बाई dt, जो जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और ये जो माइनस ऑफ dm बाई dt इंटू वी रिलेटिव का टर्म आप देख रहे हो, माइनस ऑफ dm बाई dt इंटू वी रिलेटिव, इसको हम लेफ्ट साइड पर इंट्रोड्यूस करके ले जा रहे हैं, तो प्लस वी रिलेटिव इंटू डीएम बाय dt। और राइट हैंड साइड पर जो क्वांटिटी है वो है मास m, और dv अपॉन dt। इसको काइनेमेटिक्स की लैंग्वेज में देखा जाए, dv बाई dt, तो v हमारे ऑब्जेक्ट की, जो कैपिटल एम मास का ऑब्जेक्ट था उसकी वेलोसिटी थी, और dv बाई dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। काइनेमेटिक्स के डेफिनेशन के हिसाब से इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो एज द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए वेक्टर। मतलब ये एक तरीके से न्यूटन लॉ को आप मॉडिफाई कर रहे हो। पहले, इसके पहले तक न्यूटन लॉ हम पढ़ते थे तो F इक्वल टू एम ए के नाम से पढ़ते थे। मतलब इसके पहले जब कांस्टेंट मासेस होते थे तो कांस्टेंट मास के लिए हम लोग फोर्स का फॉर्मूला लगाते थे, F इजिकल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब वो फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाइड हो चुका है। मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि ये अपग्रेड हो गया है। फॉर्मूला जो था वो अपग्रेड हो गया, अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हो कि ये अपग्रेडेड वर्जन है। जो पहले के आपको इक्वेशन पढ़ते थे आप F इक्वल टू एम ए वाली, उसको चेंज किया जा रहा है। क्योंकि पहले जो F इक्वल टू एम ए पढ़ते थे उसके साथ एक कंडीशन लगाई जाती थी कि मास कांस्टेंट होना चाहिए था। और यहाँ पर क्योंकि मास कांस्टेंट नहीं है, तो इसको अपग्रेड करके नाउ इट इज वैलिड फॉर वेरिएबल मास सिस्टम, कि अगर कैपिटल एम मतलब जिस बॉडी में एक्सेलरेशन जा रहा है, कैपिटल एम का मतलब जिस बॉडी की वेलोसिटी बदल रही है, जो बॉडी एक्सेलरेट हो रही है,
अगर वो मास भी चेंज कर रही है, मतलब एक्सेलरेट करते वक्त, यानी कि वेलोसिटी को चेंज करते वक्त वो अपना मास गेन करती है या मास को लूज करती है, तो उस टाइम F इक्वल टू एम ए इनवैलिड इक्वेशन है। राइट इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी, जो F एक्सटर्नल प्लस V रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी इंटू इक्वल टू एम इंटू ए। तो वैलिड फॉर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग, वैलिड फॉर द एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट विथ वेरिएबल मास। F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए भी एक एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट के लिए होता है, लेकिन एक्सेलरेशन के टाइम पर उसके मास में चेंज नहीं आना चाहिए। और ये इक्वेशन भी एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट के लिए है, लेकिन इसमें मास टाइम के साथ चेंज भी हो रहा है, मतलब जिस ड्यूरेशन में उसमें एक्सेलरेशन आया था उस ड्यूरेशन के अंदर मास भी बदला है उसका। सर हम्म सर मतलब ये वाली क्वेश्चन सर डिराइव क्या करे कंक्लूजन, मतलब एक तरीके से जैसे F इज इक्वल टू एम ए सर जानते थे, लेकिन सर ये मतलब समझ नहीं आ रहा सर ये चीज। बच्चा तो भी समझाएंगे, क्वेश्चन तो करने दो पहले। भाई F इक्वल टू एम ए आप जानते हो, तो एक्चुअली आप उसके आगे एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे हो कि F इक्वल टू एम ए के अलावा भी कुछ है। F इक्वल टू एम ए लॉ नहीं है, पहली बात। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि न्यूटन लॉ आप F इक्वल टू एम ए को मानते हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके साथ नहीं, मतलब कई लोगों के साथ यही है कि न्यूटन लॉ पूछो तो वो कहते हैं F इक्वल टू एम ए, और हम कहते हैं वो लॉ नहीं है, वो एक इक्वेशन है, वो जस्ट एक इक्वेशन है F इक्वल टू एम ए। मतलब वो एक रिलेशनशिप है, मतलब एक रिलेशन डेवलप करते हो एक्सेलरेशन के बीच में और फोर्स के बीच में। तो वो रिलेशनशिप लिमिटेड कंडीशंस में काम करती है, बाकी सब जगह काम नहीं करती है। लॉ सिर्फ इतना है, न्यूटन लॉ सिर्फ यही है, F इक्वल टू डी पी बाई डी टी। सर हाँ जी सर ये जो v रिलेटिव इनटू dn बाय dt का टर्म है, इसके भी डायमेंशंस फोर्स के ही होंगे, तो सर ये कौन सा वाला फोर्स हो रहा है? बता रहे, एक मिनट बता रहे हैं, अभी फिर से बता रहे हैं। ये जो वी रिलेटिव, देखिए ये फोर्स का टर्म नहीं है। देखो गलती क्या हो रही है ना आप लोग के माइंड में, बता रहा हूँ। आप लोग के माइंड में पिक्चर क्या बनी हुई है, आपके माइंड में पिक्चर ये बनी हुई है, क्योंकि आप जो भी क्वेरीज पूछ रहे हो ना, वो F इक्वल टू एम ए के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि हमारे माइंड में पहले से एक चीज बैठी हुई है कि यार F इक्वल टू एम ए होता है। मतलब आप ये मानते हो कि जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स लगाने से आती है, ठीक है, और बाहर से फोर्स लगाने से आती है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तब बॉडी में एक्सेलरेशन आएगी। ये हमारे एक लॉ बैठा हुआ है। आप एक काम करो, आप एक बलून लो, उसमें हवा भर दो, ठीक है, एक बलून में हवा भरिए और आप उस बलून को छोड़ दें, बांधे नहीं। अचानक से उसमें से हवा निकल जाएगी। आप एक बलून में हवा भर दो और सिंपल सा एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं आपको, और उस बलून को पहले तो आप मतलब उसका माउथ बंद कर दें हवा भर करके, और उसके बाद उसका माउथ खोल दीजिए और बलून को छोड़ दीजिए। क्या बलून कोई मोशन नहीं करता वहां पर? करके देख लेना, गुब्बारे में हवा भर के छोड़ो जरा, देखो कहाँ गुब्बारा गिरता है। जैसे ही छोड़ोगे उसमें हवा निकलेगी और गुब्बारा कहाँ जाएगा? तो छोड़ने के बाद हमने गुब्बारे पर फोर्स तो लगाई नहीं कोई, फिर भी उस गुब्बारे में मोशन आया, रेस्ट से वो मूव कर गया। तो मैं फिर बोल रहा हूँ F इक्वल टू एम ए के से पहले बाहर निकलो, आप उस माइंड सेट से बाहर आ जाओ कि F इक्वल टू एम ए मतलब एक्सेलरेट करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। ये बात सही है, लेकिन कंप्लीट नहीं है। ये बात सही है उस केसेस में सही है जहां पर बॉडीज के मास ना बदले। बलून में से हवा निकल रही है, इसका मतलब उसका मास बदल रहा है वहां पर, और यही रॉकेट प्रपल्सन का भी कंसेप्ट है। कई बार होता है गुब्बारा में आप हवा भरते भरते आपका गुब्बारा हाथ से छूट जाता है, कई बार होता है ये, हवा भरते रहो अचानक से वो छूट जाता है हाथ से। तो आप नोटिस करना, जैसे हवा निकलती है गुब्बारा उछलता है ऊपर की तरफ। तो क्या यही बेसिक आइडिया नहीं हो गया रॉकेट प्रपल्सन के लिए कि अगर किसी भी चीज से हवा निकलेगी तो वो ऊपर जाएगी? जी सर। यही यही प्रिंसिपल रॉकेट में यूज कर लिया गया, मतलब इंजीनियरिंग का, मतलब उसमें और डिटेल में जाकर के। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब मास बदलता है ना, कोई चीज मास को गेन करती है या मास को लूज करती है, तो एक्सेलरेशन का कॉज सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक और फैक्टर है जो एक्सेलरेशन जनरेट कर सकता है वहां पर। देखो ये बात तभी समझ में आएगी बच्चा, मैं फिर बोल रहा हूँ, जब आप पहले तो उस थॉट से बाहर निकल जाओ जिस थॉट को, क्योंकि और उससे बाहर निकलना टफ है। पिछले 3 साल से 4 साल से हम एक ही चीज सुनते आ रहे हैं कि F इक्वल टू एम ए, तो हमने उसको लॉ मान लिया है।
जबकि एक्चुअल में न्यूटन ये कहते हैं कि अगर बॉडी का मास कांस्टेंट है तब तो एक्सेलरेट करने के लिए आपको बाहर से फोर्स लगानी है, और अगर बॉडी का मास कांस्टेंट नहीं है तो आप बिना फोर्स लगाए भी उसको एक्सेलरेट कर सकते हो। आप रॉकेट प्रपल्सन ले लो ना, तो रॉकेट प्रपल्सन में रॉकेट का अपवर्ड मोशन किसकी वजह से हो रहा है, मतलब कौन जाकर के उसको ऊपर धक्का दे रहा है भाई। जो ये इसरो इसरो के सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं तो ये तो पता नहीं पर्सन से कितनी दूर किसी खेत में जाके करते हैं लोग, ओपन जगह पे। तो वो जो गैस निकलती है वो ऊपर की तरफ पुश करती है रॉकेट को, और वही टर्म आपका v रिलेटिव इंटू dm/dt के नाम से जानते हो, जिसको कि फिजिक्स में थ्रस्ट के नाम से भी पढ़ते हो आप। इसी को थ्रस्ट वाली फोर्स भी कहते हो। मतलब जो मास अटैच होता है सिस्टम में, या जो मास सिस्टम से निकलता है, वो अटैच होते वक्त या निकलते वक्त एक फोर्स लगाएगा। लेकिन इसको एक्सटर्नल फोर्स इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि ये डीएम मास एम मास के ऊपर ही लगा रहा है, मतलब इंटरनल फोर्स कह सकते हो एक तरीके से, ये इंटरनल फोर्स है। मतलब मास का अटैच होना या मास का डिटैच होना, ये भी एक प्रोसेस है फोर्स लगाने का, ये भी एक प्रोसेस है फोर्स लगाने का। अभी यहाँ तक तो सिस्टम भी डिफाइन नहीं है, तो हर समय चेंज हो रहा है, मास निकल, सिस्टम डिफाइन तो है यहाँ पर। मतलब मास कॉन्स्टेंटली निकल जाना है। तो जो मास निकला वो भी सिस्टम का ही पार्ट है, वो सिस्टम का ही पार्ट है भाई। आप देखो ना, हमने सिस्टम के अंदर एम और डीएम दोनों को लिया हुआ है। जो अटैच होने वाला है वो भी सिस्टम का मास है, जो निकला है वो भी सिस्टम का मास है। हाँ, तो इस आर्टिकल में न्यूटन ये बताना चाह रहे थे, मतलब इस आर्टिकल के थ्रू न्यूटन लॉ ये बताना चाह रहा है आपसे कि अगर कोई मास अटैच या डिटैच होगा तो जो फोर्सेस, आप देखिए ये जो एफ एक्सटर्नल है इसमें कौन कौन से फोर्स आते हैं बता दें आपको। ये एफ एक्सटर्नल वही फोर्सेस हैं जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे थे। मतलब इनमें आप ज्यादातर क्या पढ़ते हो, ग्रेविटी, इनमें आप पढ़ते हो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इनमें आप पढ़ते हो फ्रिक्शन फोर्स, इनमें स्प्रिंग का फोर्स, जो रेगुलर फोर्सेस अभी तक के आप न्यूमेरिकल्स में पढ़ते आए थे, स्प्रिंग वाली फोर्स, टेंशन वाली फोर्स। अगर कोई पर्सन हाथ लगा करके हैंड से किसी चीज को, आप दरवाजे को पुश करते हो, पुल करते हो, तो वो भी एक्सटर्नल फोर्स है, किसी के हाथ लगाने से हो रहा है। डोर हिंज है तो हिंज का फोर्स, ये सब आपके एफ एक्सटर्नल कहलाते हैं। लेकिन ये जो सेकंड टर्म है v रिलेटिव इंटू dm/dt, इसको भी एक फोर्स का तरीका ही माना गया है, लेकिन इसका नाम फोर्स नहीं दिया गया है, इसका नाम दे दिया गया है थ्रस्ट का नाम, जो कि सिमिलर टू द फोर्स है। और ये अटैच होने वाला मास कैपिटल एम मास के ऊपर लगाएगा या डिटैच होने वाला मास कैपिटल एम के ऊपर लगाएगा, जो कि उस सिस्टम में एक्सेलरेशन जनरेट कर सकता है m इंटू ए का। तो आगे से क्या करेंगे, जहां पर भी ऐसा हो रहा होगा कि किसी बॉडी की वेलोसिटी बदल रही है और वेलोसिटी के बदलते वक्त उसका मास भी बदल रहा है, दोनों बातें हों, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ चेंज ऑफ मास, तो हम इस इक्वेशन को लगाएंगे। ये लॉ नहीं है, फिर से बोलो, ये भी एक इक्वेशन है सिर्फ, ये भी एक इक्वेशन है फॉर द वेरिएबल मास। एफ इक्वल टू एम ए भी इक्वेशन है फॉर द कांस्टेंट मास। मतलब एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी से कई सारी इक्वेशन डिराइव की जाती हैं। एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी से एक इक्वेशन डिराइव करते हो जब m कांस्टेंट होता है, एक इक्वेशन डिराइव कर रहे हो जब m वेरिएबल होता है, और अभी एक और आर्टिकल करेंगे, एक और इक्वेशन डिराइव करेंगे जब मास, मतलब मास तो कांस्टेंट होगा लेकिन पार्टिकल वेरिएबल होंगे। सर सर एक डाउट है सर, लेकिन थोड़ा सिली सा है सर। ये न्यूटन जो सेकंड लॉ है सर, ये खुद ही बोल रहा है कि जो एफ एक्सटर्नल है सिर्फ वही चीज रिस्पॉन्सिबल है चेंज इन मोमेंटम में। सर इक्वेशन में भी यही लिखा हुआ है। किसके चेंज सर इन लेकिन मोमेंटम में, किसके चेंज इन मोमेंटम में? सर ये जो आपका ये सिस्टम है उसके, पूरे सिस्टम के ना। जी। हाँ, लेकिन तो सिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए थोड़ी एक्सटर्नल फोर्स को रिस्पॉन्सिबल कहा उसने। सिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट तो इंटरनल फोर्स से भी चेंज कर सकते हैं अपना मोमेंटम। मतलब ये m और dm मिला करके सिस्टम है, तो इनका कंबाइंड मोमेंटम बाहर की फोर्स से बदलेगा, लेकिन सेपरेटली m का मोमेंटम और सेपरेटली dm का मोमेंटम ये तो आपस की फोर्स से भी बदल सकता है इनके। अच्छा, ओके सर, ओके यही तो जी। मैं कह रहा हूँ, न्यूटन लॉ जो है, उन्होंने जो अपना लॉ दिया है वो तो या तो सिंगल पार्टिकल के लिए दिया है
या फिर जब उन्होंने सिंगल पार्टिकल के अलावा अपना लॉ बताया तो उन्होंने ये कहा कि भाई आप पूरे सिस्टम की बात करिएगा, अंदर क्या हो रहा है, इंटरनल फोर्सेस सिस्टम के मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकते, मतलब कि कंबाइंड मोमेंटम को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन इंडिविजुअल तो करेंगे ही करेंगे। क्या इन इलास्टिक कोलिजन में बॉडीज का इंडिविजुअल मोमेंटम नहीं बदलता, लेकिन टोटल मोमेंटम आप वहां कंजर्व करा देते हो। जी सर। तो यही समझा रहा हूं आपको कि जो कैप, देखो हम क्या है ना, हम बता रहे क्या हो रहा है आपके माइंड में ना, सिस्टम में कैपिटल एम दिख रहा है आपको, मतलब आपके माइंड में जो चल रहा है वो कैपिटल एम चल रहा है। यार कैपिटल एम पर बाहर से तो कोई फोर्स लगी नहीं, और मैं कह रहा हूं कि हमें सिर्फ कैपिटल एम देखना ही नहीं है, आपको एम और डीएम मिला करके देखना है। अभी एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाते हैं इसको। फिलहाल अभी आप ये समझो कि ये हमारी मॉडिफाइड न्यूटन लॉ की इक्वेशन है। अब एफ एक्सटर्नल प्लस रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी भी फिर से बोल रहा हूं आपको, किसकी रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब आपको हमेशा लेना होगा वेलोसिटी डीएम मास की। डीएम का मतलब जो अटैच होने वाला है या जो डिटैच होने वाला है, दोनों में। जो मास सिस्टम में ऐड होने वाला है या सिस्टम से निकलने वाला है, उसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम। और ये इक्वेशन हमेशा इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है। इंस्टेंटेनियस इक्वेशन का मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर इक्वेशन को लगाओगे आप, और जिस टाइम टी पर इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, इंस्टेंटेनियस इक्वेशन में जिस टाइम टी पर इक्वेशन अप्लाई करोगे, उस टाइम पर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्सेस चाहिए होंगी, उस टाइम की रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए होगी, उस टाइम पर डीएम बाई डी की वैल्यू चाहिए होगी, और उसी टाइम पर मास भी यूज करेंगे, और उसी टाइम पर एक्सेलरेशन भी। मतलब सारे के सारे पैरामीटर एक स्पेसिफिक टाइम के करस्पॉन्डिंग होने चाहिए। मतलब हम ये नहीं कर सकते कि मास हम t इक्वल टू 2 सेकंड्स पर यूज कर रहे हैं, एक्सेलरेशन t इक्वल टू 3 सेकंड्स का ले रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी t इक्वल टू 1 सेकंड की ले रहे हैं, ये काम नहीं चलेगा। अगर आप 5 सेकंड्स के बाद का मास ले रहे हो तो एक्सेलरेशन भी 5 सेकंड्स के बाद का आएगा, डीएम बाई डी भी 5 सेकंड्स का होगा, वी रिलेटिव भी 5 सेकंड्स का होगा, एक्सटर्नल फोर्सेस भी 5 सेकंड्स के होंगे। सब कुछ सेम टाइम पर होना चाहिए। मतलब किसी भी मूवमेंट पर, वो चाहे इनिशियल मूवमेंट हो, चाहे फाइनल मूवमेंट हो, चाहे इंटरमीडिएट मूवमेंट हो, आप ऑब्जेक्ट पर ये देखोगे कि कितना एक्सटर्नल फोर्स है, क्या रिलेटिव वेलोसिटी है, क्या उसका चेंज है, मतलब मास के चेंज होने का रेट क्या है, उस टाइम पर उसका क्या मास है, और उस टाइम पर उसका क्या एक्सेलरेशन है। एक एग्जांपल से दिखा रहे हैं पहले, देखो। मतलब अब आगे 6-7 क्वेश्चंस करेंगे हम, लेकिन वो सब इसी इक्वेशन से करेंगे। तो मैं पहले यहाँ पर इक्वेशन लिख देता हूँ कि अब आगे के न्यूमेरिकल्स में हमारी इक्वेशन बदल गई। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ इक्वेशन, मैं लॉ नहीं कह रहा हूँ इसको। ये एक इक्वेशन है वेरिएबल मासेस के लिए, और इसको एज इट इज फॉलो करो। अभी बताते हैं इसमें कैसे करना है। देखो ये इक्वेशन, पहला सिंपल क्वेश्चन ले रहे हो मशीन गन का। मशीन गन फायर्स 50 ग्राम बुलेट्स एट द स्पीड ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड। द गनर होल्डिंग द मशीन गन इन हिज स्टैंड कैन exert द एवरेज फोर्स ऑफ 180 न्यूटन अगेंस्ट द गन। अब आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनो, क्या कहा जा रहा है। क्या ये वेरिएबल मास नहीं है? है सर, है। मतलब हाँ, अगर हम सिस्टम में गन को भी रखें और बुलेट को भी रखें, बस ध्यान रखना गन प्लस बुलेट हमारे लिए सिस्टम है, तो ये बुलेट गन से तो निकल जाएगी ना। यस सर। देखिए यस सर। सुनो बच्चा, एक बात सुनो, पूरे सिस्टम का मास नहीं बदल रहा है। एक बात समझिएगा, पूरे सिस्टम का मास नहीं बदल रहा है, लेकिन सिस्टम के एक पार्ट का मास कम हो रहा है और एक पार्ट का मास निकल रहा है उसमें से। सिस्टम में जो गन है वो अपना मास लूज कर रहा है, गन तो अपना मास लूज कर ही रहा है क्योंकि बुलेट उस गन से निकल रही है। तो अगर हम इस इक्वेशन को गन के लिए अप्लाई करें, इस इक्वेशन को अप्लाई करो फॉर द गन, तो हम क्या कंसेप्ट लगाएंगे? देखो एक्सटर्नल फोर्स। अब इस क्वेश्चन को पढ़ करके आपको क्या लग रहा है, कौन है एक्सटर्नल फोर्स? मैंने कहा एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब ये सब होते हैं, ग्रेविटेशनल, नॉर्मल, फ्रिक्शन, स्प्रिंग, टेंशन। कोई पर्सन अगर हाथ से फोर्स लगा रहा है, हिंज का फोर्स, तो यहाँ पर कोई फोर्स है एक्सटर्नल? क्वेश्चन की लैंग्वेज को 180 न्यूटन। 180 न्यूटन। तो मैन होल्ड कर रहा है ना उसको। एक एक लैंग्वेज पढ़ो। जो गनर है उसने मशीन गन को पकड़ रखा है, मशीन गन को होल्ड किया है अपने हाथों से, तो वो अपने हाथों से कुछ फोर्स लगा रहा होगा, और वो फोर्स आपको दे रखा है कितना है यहाँ पर 180 न्यूटन, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स हमारा 180 न्यूटन है, प्लस वी रिलेटिव। वी रिलेटिव का मतलब
फिर से बोल रहा हूँ, वी रिलेटिव का मतलब आपको उस रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है उस मास की जो मास निकल के जा रहा है, मतलब डिटैच हो रहा है, या फिर जो मास सिस्टम में ऐड हो रहा है। मतलब कि सुनिए, हाँ, मतलब कि हम गन को अपना कैपिटल एम मास मान रहे हैं और बुलेट्स को हम अपना डीएम मास मान रहे हैं। अगर आप इससे कंपेयर करना चाहते हो तो जो कैपिटल एम है वो गन को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो डीएम है ये बुलेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमने कहा था कि रिलेटिव वेलोसिटी जो आपको रखनी है वो डीएम मास की विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, यानी कि हमको रिलेटिव वेलोसिटी यहां रखनी है बुलेट्स की विथ रिस्पेक्ट टू द गन, और वो दे रखा है इन्होंने 1000 मीटर पर सेकंड से फायर कर रहे हैं बुलेट्स को। ये रिलेटिव स्पीड दी है क्योंकि वो गन रिकॉइल नहीं करेगी। नहीं, तो बुलेट की स्पीड रिलेटिव ही दी जाती है बच्चा, हमेशा दी जाती है रिलेटिव। बुलेट की स्पीड एब्सोल्यूट कभी नहीं मिलती है आपको। जब किसी भी गन से बुलेट फायर होती है तो वो स्पीड जो दी जाती है वो हमेशा रिलेटिव टू गन ही दी जाती है। मतलब ये भी एक पॉइंट आपको समझाने वाला है। इसकी जगह पर कुछ बुक्स में ना तुमको ये वर्ड मिलेगा, कुछ बुक्स में मजल वेलोसिटी लिखा होता है वहां पर। यस सर। कहीं पर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो इन सब का मतलब यही होता है रिलेटिव टू गन। बाय डिफॉल्ट इसका मतलब यही होता है रिलेटिव टू द गन। हाँ, तो ये 1000 डीएम बाई डी टी, मतलब कि एक सेकंड में कितना मास चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास पर सेकंड कितना मास चेंज होगा। अब सुनो यहां पर, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट्स ही कैन फायर पर मिनट, तो मैं उसकी जगह ये मानता हूं कि स्मॉल एन नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर मिनट है, जो पूछा गया आपसे कि एक मिनट में कितनी बुलेट्स फायर कर सकते हैं। तो डीएम बाई डी टी मतलब कि पर सेकंड कितना हुआ, पर सेकंड। तो अगर एन बुलेट फायर कर रहे हो और एक बुलेट का मास 50 ग्राम के बराबर का है, तो नंबर ऑफ बुलेट्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन बुलेट इन द किलोग्राम, यूनिट्स का ध्यान रखना है तुम्हें। ये टोटल मास हो गया, बट ये मास एक मिनट के करस्पॉन्डिंग है और हमें चाहिए एक सेकंड के करस्पॉन्डिंग, डिवाइडेड बाय 60। ये डीएम बाई डी है, और ये डीएम बाई डी ना माइनस के साथ है। माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं वो बता रहे हैं आपको, क्योंकि हमने जो डेरिवेशन करी हुई है उसमें हमने ये माना है कि डीएम ऐड हुआ है, प्लस डीएम लिखा हमने, कैपिटल एम प्लस डीएम। जबकि यहाँ पर मास ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ पर मास सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, तो सब्ट्रैक्शन की वजह से हमने माइनस साइन लगाया है, बिकॉज मास की वैल्यू डिक्रीज हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर माइनस के साथ लगाओ n इंटू 50 इंटू 10⁻³ और डिवाइडेड बाय 60 इक्वल टू राइट हैंड साइड पर कैपिटल एम, यानी कि इंस्टेंटेनियस मास ऑफ द गन, इंस्टेंटेनियस मास ऑफ गन मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो गनर ने गन को होल्ड कर रखा है। अब किसी चीज को होल्ड करने का मतलब ये हुआ इसमें कोई मोशन ही नहीं होगा, गन को होल्ड करने का मतलब एक्सेलरेशन 0 है उसमें। तो राइट हैंड साइड इक्वल टू 0, यहां से आप एन की वैल्यू निकालो कितनी होगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये वेरिएबल मास का भी एग्जांपल ये है, मतलब बुलेट्स फायर करना भी वेरिएबल मास ही है। अब ये एक एग्जांपल देखो, वो रिड्यूस मास का कंसेप्ट बोलते हैं, वो यही कंसेप्ट होता है? ना ये नहीं है, वो रिड्यूस मास का बिल्कुल अलग कंसेप्ट है, उसको हम ऑसिलेशन में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। अच्छा और ठीक मैं है तुम सर। लोगों से फिर बोलूंगा, देखो मैं तुम लोगों से यही कहूंगा, देखो कि आप मैकेनिक्स में पहले ये समझो कि हम इक्वेशंस पढ़ते हैं बार बार और उन इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। इनमें से कुछ भी आपका लॉ नहीं है। फिर बोल रहा हूँ आपको कि अगर आप ये सोचोगे कि यार ये हर जगह काम करना चाहिए, तो ये इक्वेशन हर जगह नहीं काम करने वाली है। अगर हर जगह कोई चीज काम करेगी तो वो सिर्फ ये है, बट इससे हम क्वेश्चन तो कर नहीं पाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के टाइप के न्यूमेरिकल्स को एक जगह क्लब करके सबके लिए अलग अलग इक्वेशंस बना करके तैयार रखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस में ये करेंगे, फिर इस टाइप के क्वेश्चंस में ये करेंगे, फिर अलग टाइप के क्वेश्चंस में ये लगाएंगे। अब देखो एक और एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल के बाद अभी क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या है कि नीचे एक बेल्ट मूव कर रही है, यहाँ पर कोई एक बेल्ट या प्लेटफॉर्म टाइप की चीज है, कन्वेयर बेल्ट। तो ये बेल्ट मूव कर रही है क्वेश्चन में, उसके ऊपर ना सैंड ड्रॉप्स, यहाँ से इस बीकर के थ्रू, इस कोन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से सैंड को गिराते हैं इसके अंदर, और उसका रेट दे रखा है डीएम बाई डी टी। और कन्वेयर बेल्ट की बात कर रहे हैं तो दैट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ लेबोरेटरी, मतलब कि एक्चुअल वेलोसिटी।
एक्चुअल वेलोसिटी उस बेल्ट की v दे रखी है, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द बेल्ट मूविंग एट अ स्पीड v, मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहे हैं हम। तो ये तो एक्चुअल पिक्चर है, आपको अलग से दिखाते हैं, मतलब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि इस तरीके से कहना चाह रहे हैं कि कोई बेल्ट है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि कोई बेल्ट है जो v स्पीड पर चल रही है और इसके ऊपर आप ऊपर से सैंड पार्टिकल्स ड्रॉप कर रहे हो। तो जब हम ऊपर से सैंड पार्टिकल्स ड्रॉप करेंगे तो ये भी एक वेरिएबल मास हुआ, क्योंकि बेल्ट लगातार सैंड के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करेगी, मतलब मास को गेन करेगी। तो हम क्या कह रहे हैं, इसमें पूछा क्या जा रहा है कि इस बेल्ट पर कोई फोर्स लगाई गई है, जो पूछा भी गया, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप मतलब हमें बाहर से फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि ये बेल्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे चले। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, देखो हमारा जो बेल्ट है, बेल्ट, इसके लिए हम इक्वेशन लगाने जा रहे हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया हमारा कैपिटल एफ, पहले हम इक्वेशन लिख रहे हैं, एफ एक्सटर्नल प्लस वी रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी। पहले इक्वेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद इसको अप्लाई करो, इज मास इंटू डी वी बाई डी टी, यानी एक्सेलरेशन, मास इंटू डी वी बाई डी टी या फिर मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इस इक्वेशन को अगर आप बेल्ट के लिए लगाते हो तो एक्सटर्नल फोर्स हमारा कैपिटल एफ है प्लस अब वी रिलेटिव। अब इसमें भी समझो, ये जो बेल्ट है ये हमारे लिए कैपिटल एम है और जो सैंड पार्टिकल्स है वो हमारे लिए डीएम है। तो आपको डीएम विथ रिस्पेक्ट टू एम चाहिए, डीएम विथ रिस्पेक्ट टू एम। तो डीएम मतलब सैंड पार्टिकल्स की वेलोसिटी बेल्ट के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, और सैंड पार्टिकल्स को सैंड पार्टिकल्स ड्रॉप किए जा रहे हैं, मतलब वो वर्टिकली मूव कर रहे हैं। तो इन सैंड पार्टिकल्स में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, हॉरिजॉन्टली दे आर एट 0 मीटर पर सेकेंड, जबकि बेल्ट में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v है। तो वेलोसिटी ऑफ सैंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू m, मतलब कि dm की वेलोसिटी कैपिटल m के रिस्पेक्ट में, तो 0 माइनस v, यानी कुल मिलाकर के माइनस v आ जाएगा ये वेलोसिटी ऑफ dm विथ रिस्पेक्ट टू m, 0 माइनस v, और फिर dm बाई dt। तो dm बाई dt को तो क्वेश्चन में dm बाई dt ही दे रखा है, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब वो कह रहे हैं कि जो बेल्ट है, टू कीप द बेल्ट मूविंग एट द स्पीड v, मतलब बेल्ट उसी स्पीड पर चले जिस स्पीड पर चल रही थी, यानी उसकी स्पीड में कोई चेंज ही ना है। तो अगर वो उसी स्पीड पर चलती रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा स्पीड के अंदर, तो मतलब उसमें एक्सेलरेशन 0 आना चाहिए। यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा कि जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो एफ इंटू डी एम बाई डी टी होना चाहिए, इतना फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। सर हम्म। सर इसमें जो पार्टिकल की वेलोसिटी है सर, रिलेटिव वेलोसिटी जब निकालेंगे तो वाई डायरेक्शन में तो कुछ ना कुछ आएगी, तो सर इसको वाई से वेक्टोरियली सॉल्व नहीं मतलब करेंगे? मोशन हॉरिजॉन्टल है तो हम वाई डायरेक्शन में क्यों इक्वेशन बनाएंगे, ये सोचो। नहीं सर, जब रिलेटिव निकालने के लिए तो मतलब रिलेटिव निकालेंगे मानते हैं, लेकिन ये जो हम कह रहे हैं कि जब ये बॉडी का मोशन ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो हमारा इंटरेस्ट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में रहेगा, वर्टिकल फोर्सेस से हमको कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि फिर वर्टिकल फोर्स से देखेंगे तो फिर ये बेल्ट ये जो कन्वेयर बेल्ट है ये जिन व्हील्स पे रखी है उनसे नॉर्मल आएगा, तो वो हमारा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गया कि हम उसका वर्टिकल मोशन देखें। और नीड भी नहीं है ना, जब कोई चीज वर्टिकली मूव कर नहीं रही है तो हम क्यों इक्वेशन बनाएंगे उसके लिए। सर एक बार इन फोर्सेस की डायरेक्शन बता दीजिए, क्योंकि ये थ्रस्ट लग रहा है तो क्या वो उल्टी डायरेक्शन में लगेगा उसके? थ्रस्ट यही है ना, ये जो पूरा टर्म आपका आ रहा है वी रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी, इसको थ्रस्ट का है। तो इसका एक्सप्रेशन देखो क्या बन रहा है, थ्रस्ट। तो ये थ्रस्ट आपका माइनस में जा रहा है। अब माइनस साइन का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, ये जो माइनस साइन आ रहा है इसका मतलब देखो, माइनस साइन का मतलब कि जो थ्रस्ट होगा इस बेल्ट पर पीछे की तरफ आएगा, बैकवर्ड। और उसी थ्रस्ट को बैलेंस करने के लिए आपको बाहर से फोर्स लगानी पड़ रही है, एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ रही है, ताकि ये दोनों आपस में बैलेंस होते रहे। यही चीज तो मैंने आपसे यहाँ पर कही है, यहाँ पर यही तो बोल रहा हूँ कि जो मास सिस्टम में अटैच होगा वो मास, मतलब डीएम अगर इसमें अटैच हो रहा है तो अटैच होते वक्त डीएम कैपिटल एम के ऊपर एक फोर्स लगाता है, अटैच होते वक्त या रिलीज होते वक्त। तो डीएम मास जब कैपिटल एम में अटैच होगा तो ये दोनों आपस में जो फोर्स लगा रहे हैं उसकी वैल्यू है वी रिलेटिव इंटू टी एम बाई डी टी, उसको थ्रस्ट कह रहे हो। तो यहाँ पर जब सैंड पार्टिकल्स इस पर अटैच होंगे तो सैंड पार्टिकल्स बेल्ट पर पीछे की तरफ फोर्स लगाएंगे, जिसको
बैलेंस करने के लिए आपको आगे की तरफ फोर्स लगानी पड़ेगी, अदरवाइज ये कांस्टेंट वेलोसिटी पर नहीं चल सकता। ये एग्जांपल देखिए, इसमें ये चेन है और इस चेन को लिफ्ट कर रहे हैं बाय अप्लाइंग अ फोर्स कैपिटल पी। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। एंड ऑफ द चेन ऑफ लेंथ एल एंड मास रो पर यूनिट लेंथ which is piled on the platform is lifted vertically with a constant velocity by a variable force P। तो ये जो P फोर्स है ये आपके लिए एक्सटर्नल हो गया, बाहर से लगा रहे हो। Find P as a function of the height x of the end above the platform। अब सुनो, इसमें ये जो मास आप लिफ्ट कर चुके हो, जो मास आप लिफ्ट कर चुके हो इसको m मान लीजिए, ये m है। और जो चेन अभी प्लेटफॉर्म पर रखी गई है, जो चेन प्लेटफॉर्म पर रखी गई है उसमें हम dm मानेंगे कि यहां पर dm है। मतलब ये m उसको मान रहे हैं जो ऑलरेडी, m मास हम उसको कह रहे हैं जो ऑलरेडी मूव कर रहा है, पहले से मूविंग है। और dm मास हम कह रहे हैं ऑन प्लेटफॉर्म है। आप एक बात बताओ, जैसे ऐसे चेन को लिफ्ट करोगे क्या वर्टिकल पोर्शन का मास बढ़ेगा नहीं इसमें से? ये जो वर्टिकल पोर्शन है इसका मास इंक्रीज नहीं करता जाएगा, जो ऊपर स्ट्रेट पोर्शन है। Yes. यस सर। और जो टेबल पर रखा है वो मास कम होता जाएगा। देखिए टोटल मास तो वैसे भी नहीं चेंज हो रहा है, आप ये बात समझो, टोटल मास तो यहाँ भी नहीं चेंज हुआ है। दोनों को मिला करके m और dm मास था, अभी भी m और dm है। सिचुएशन ये बन रही है कि कोई मास जो पहले अलग वेलोसिटी पे चल रहा था, दूसरा मास अलग वेलोसिटी पे चल रहा था, ये दोनों अटैच होकर के एक कॉमन वेलोसिटी पर आ गए। ये प्रोसेस आपका कहलाता है वेरिएबल वेलोसिटी। या पहले दो मासेस एक कॉमन वेलोसिटी पे चले, फिर डिटैच होने के बाद वो दोनों अलग अलग हो गए। मतलब दो मासेस का इंटीग्रेट होना या दो मासेस का डिसइंटीग्रेट होना, ये वाला आपका कंसेप्ट चल रहा है। तो यहां पर भी टोटल मास में फर्क नहीं आ रहा है, लेकिन जो मास वर्टिकल है उसका ये इंक्रीज हो रहा है। तो अब हम, हमारे लिए सुनो, हमारे लिए ये जो कैपिटल एम मास है जो कि वर्टिकल है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो मास कैपिटल एम वर्टिकल है, हम इसके लिए, इस पोर्शन के लिए फॉर दिस पोर्शन आप इक्वेशन लगाओगे एफ एक्सटर्नल प्लस वी रिलेटिव इंटू डीएम बाई डी टी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन लगाएंगे इस पोर्शन के लिए, वर्टिकल पोर्शन के लिए। तो इस वर्टिकल पोर्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल फोर्स कौन सा आएगा। तो एक्सटर्नल फोर्स में क्लियरली आपको एक कैपिटल पी दिख रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन ग्रेविटी की भी फोर्स आएगी बिकॉज वो भी एक्सटर्नल फोर्स में ही जाता है। तो अगर ये एक्स पोर्शन लिफ्टेड है और इसका रो पर यूनिट लेंथ मास दिया है आपको, मास पर यूनिट लेंथ, तो टोटल मास इस वर्टिकल पोर्शन में आएगा रो मल्टीप्लाइड बाई एक्स पर यूनिट लेंथ, और जितना वो लिफ्टेड है वो मल्टीप्लाई करोगे और इसमें जी करोगे, तो ये भी हमारा एक्सटर्नल फोर्स है। लेकिन कैपिटल पी ऊपर की तरफ है यानी पॉजिटिव साइड है, और ग्रेविटी नीचे की तरफ यानी नेगेटिव साइड है, तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स पी माइनस रो एक्स जी, ये हमारा एफ एक्सटर्नल हुआ। मैं इसको अलग अलग करके भी लिख देता हूँ, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू ये हुई। अब हम निकालेंगे वी रिलेटिव और डीएम बाई डी टी कितना होगा। तो पहले वी रिलेटिव निकाल के दिखाते हैं, आपको एक एक स्टेप ब्रेक करके दिखा देते हैं। तो वी रिलेटिव का मतलब, वी रिलेटिव का मतलब निकालो। ये जो डीएम मास है, डीएम मास मतलब जो टेबल पर रखा है, तो डीएम मास जो टेबल पर है नेचुरली ये 0 मीटर पर सेकंड पे, ये अभी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर है, चल नहीं रहा वो। और जो कैपिटल एम मास है वो मान लेते हैं वी स्पीड पर चल रहा है। कैपिटल एम जो वर्टिकल पोर्शन है उसके बारे में क्या रखा है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी वी पर चल रहा है। हाँ सर, जो कैपिटल एम वाला मास है वो सरफेस से नहीं टच है ना सर? सरफेस से नहीं टच है, जो नहीं नहीं सरफेस तभी से नॉर्मल तभी नहीं। नहीं, ओके सरफेस से नहीं टच है। तो थ्योरी क्या कह रही थी कि जो डीएम मास है उसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, तो कैपिटल एम के पास वी वेलोसिटी है, डीएम के पास जीरो वेलोसिटी है। सो डीएम विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, मतलब अगर अलग से पिक्चर देखना चाहते हो तो कैपिटल एम एक मास है जो वी वेलोसिटी से चल रहा है, डीएम एक मास है जो कि जीरो वेलोसिटी से चल रहा है। तो डीएम विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम निकालेंगे जब,
तो 0 माइनस v रिलेटिव वेलोसिटी और इनटू dm बाई dt। अब dm बाई dt कैसे निकालेंगे? तो dm बाई dt निकालने का भी एक तरीका होगा, देखो उसको भी बता दे रहे कि आप dm बाई dt कैसे निकालोगे। यहाँ पर ये जो मास कैपिटल M है, इसको हम क्या लिख रहे हैं? इस मास कैपिटल M को लिख रहे हैं रो इंटू एक्स, ये है। तो अगर मुझे dm बाई dt निकालना होगा तो dm बाई dt निकालने के लिए हम कहेंगे रो मल्टीप्लाइड बाय dx बाई dt। और dx बाई dt को क्या लिख सकते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स के हिसाब से? ये जो टर्म dx बाई dt V। v, तो यहाँ पर dm बाई dt को रिप्लेस करके आपका ये पूरा आंसर बनेगा माइनस v, और dm बाई dt को रिप्लेस करके रो इंटू वी कर देंगे। मैथ है, पहली बात तो आप ये समझो कि ये मैथ पढ़ रहे हो आप। मैकेनिक्स में मैथ सबसे ज्यादा लग रही है, क्योंकि इक्वेशंस के नाम पर एक ही लॉ पढ़ते चले जा रहे हैं हम लोग लगातार, न्यूटन लॉ या फिर कहीं कहीं पर एनर्जी या फिर मोमेंटम। तो सही तरीका इसको पढ़ने का ये है कि जो प्रोसेस दिया जा रहा है वो प्रोसेस को माइंड में बिठाएं और सिमिलर क्वेश्चन आने पर बिल्कुल यही स्टेप्स फॉलो कर दें। इसके बाद ये आ गया वी रिलेटिव, डीएम बाई डी आ गया। अब कैपिटल एम इंटू ए, तो कैपिटल एम रो इंटू एक्स है और ए कितना है यहाँ पर? तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो मास है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, यानी 0। आपको ये चारों फैक्टर एक एक करके एनालाइज करो और इसके बाद जब आप इस इक्वेशन को यहाँ पर इंप्लीमेंट करोगे तो क्या रिजल्ट बनेगा देखो। अब सबकी वैल्यू इंट्रोड्यूस कर दो, p माइनस रो एक्स जी एफ एक्सटर्नल, v रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी इज माइनस रो वी स्क्वायर और राइट साइड पर 0, यानी कैपिटल P की वैल्यू बन गई हमारे लिए, रो कॉमन हो जाएगा v स्क्वायर प्लस जी इंटू एक्स। ये वो फोर्स है जो हम लगा रहे हैं, कैपिटल P की वैल्यू। और क्योंकि इसमें x का टर्म आ रहा है, इसका मतलब कैपिटल P x के साथ साथ बदल रहा होगा, और इसीलिए वो कह भी रहे हैं कि वहां पर वो वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स, इसीलिए वो लिख भी रहे हैं कि फोर्स वेरिएबल है। ये हो गया पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या करेंगे? एक और पार्ट पूछा है इन्होंने, ऑल्सो फाइंड द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द लिफ्टिंग ऑफ द चेन। इस पार्ट को कैसे करेंगे? कितना कितना एनर्जी लॉस हुआ होगा जब चेन लिफ्ट हुई होगी? देखो देखो, हाँ, इसके लिए आपको पहले तो रीजनिंग पार्ट पे आना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये बताओ कि हाउ मच इज द वर्क बाय द फोर्स कैपिटल पी। अगर वर्क बाय द फोर्स कैपिटल पी निकालना हो तो ये वर्क, अब ऑलरेडी यहाँ पर देखो देख चुके हो कि फोर्स जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स है, वेरिएबल फोर्स है। तो आप वर्क एनर्जी वाले कंसेप्ट लगाओ कि अगर फोर्स वेरिएबल होता है तो वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे उसका? क्या हम फोर्स को डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दें अगर ये फोर्स वेरी कर रहा है तो, या फिर हम कुछ कैलकुलस वाला प्रोसेस लगाएं? तो क्योंकि ये फोर्स वेरिएबल है, यानी रो इंटू वी स्क्वायर प्लस जी एक्स, तो इसमें लगाओगे रो वी स्क्वायर प्लस जी एक्स और मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स, इसको लगाओ और इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू टोटल लेंथ एल मान करके, टोटल लेंथ उसकी एल मानेंगे। अब ये वैल्यू आ जाएगी रो वी स्क्वायर एल प्लस रो जी और ये एक्स डी एक्स, यानी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये पहला टर्म वर्क बाय फोर्स। उसके अलावा वर्क बाय ग्रेविटी कितना हुआ? तो वर्क बाय ग्रेविटी अगर हम कैलकुलेट करें कि वर्क बाय ग्रेविटी कितना हुआ, तो इसमें भी ध्यान देना, जब ये कैपिटल एम मास था तो उस समय ग्रेविटी की फोर्स कितनी लग रही थी? और वर्क बाय ग्रेविटी हालांकि आप उससे भी निकाल सकते हो, वर्क बाय ग्रेविटी निकालने के लिए आप एक और कंसेप्ट लगा सकते हो, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसका वर्क हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। और इनिशियली पूरी चेन टेबल के ऊपर थी तो 0 पोटेंशियल एनर्जी, और फाइनली पूरी चेन वर्टिकल हो जाएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, उसका टोटल मास रो इंटू एल इंटू जी। और क्योंकि ये चेन है तो हमने पहले भी कहा था कि चेन के केसेस में जब पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो हम उसकी हाइट सेंटर ऑफ मास की यूज करते हैं, यानी कि एल बाय 2, वर्क बाय ग्रेविटी। ये डेफिनेशन के हिसाब से डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स।
और उसके अलावा काइनेटिक एनर्जी की बात करें अगर हम, इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो जब पूरी चेन वर्टिकल हो जाएगी और कांस्टेंट स्पीड v पर चल रही होगी, तो हाफ उसका पूरा मास रो इंटू एल इंटू वी स्क्वायर। ये टर्म बन रहा है हमारा। आप एनालाइज करो, टोटल वर्क निकालें अगर, मतलब इन दोनों को ऐड करके टोटल वर्क, दोनों चीजों को ऐड करो, टोटल वर्क की वैल्यू बनेगी हमारे लिए, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो वो बन रही है रो वी स्क्वायर एल। जबकि गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो हो रहा है आपको टोटल वर्क में, गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू वो रो वी स्क्वायर एल बाई 2 हो रही है। दैट मीन्स कि जो टोटल वर्क है वो ज्यादा है गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से। तो जो एक्सेस वर्क है वो कहां पर दिखाओगे? मतलब हम लोगों ने काम ज्यादा कर दिया, वर्क ज्यादा कर दिया, लेकिन हमको काइनेटिक एनर्जी कम मिल रही है। तो जो हमने ज्यादा वर्क किया है, एक्सेस वर्क किया है, रो वी स्क्वायर एल बाई 2 का, क्या दिखाएंगे? ये एक्सेस वर्क कहां पर गया होगा? तो यही एक्सेस वर्क आपके लिए बेसिकली लॉस्ट एनर्जी है, कि एनर्जी लॉस हुई। लॉस मतलब सर ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। एक्चुअली क्या होता है कि जब वेरिएबल मास एक अलग कंसेप्ट है। वेरिएबल मास में क्या होता है, देखिए, जब ये चेन, कभी भी सोचना है, जो चेन के जो पोर्शन से टेबल पर है वो अचानक से उठेंगे, मतलब जो ये वर्टिकल चेन है जब ये थोड़ा सा और आगे बढ़ेगी, तो जो चेन टेबल के ऊपर रखी होती है वो एक झटके से उठेगी, जर्क लगेगा इसके अंदर, स्मूथली नहीं उठती है, जर्क आता है इसमें अचानक से। मतलब ये नीचे वाली चेन एक झटके से उठती है, और जर्क जहां पर भी लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी जब जर्क दिखाते हो तो जर्क हमेशा एक डिसिपेटिंग फोर्स की कैटेगरी में आता है। मतलब जर्क मतलब वहां पर लॉस होता है एनर्जी का। जर्क हमेशा आपका एनर्जी रिड्यूस करता रहेगा, वेस्ट करता रहेगा किसी न किसी फॉर्म में। और इसीलिए जो व्हीकल्स होती है, व्हीकल्स में 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उसमें ये बड़ा ध्यान रखा जाता है कि उनके सस्पेंशन काफी अच्छे हों, ताकि वो रोड पे चलते वक्त जर्क ना लगे उनमें। बिकॉज जर्क लगने का मतलब एनर्जी लॉस, यानी कुल मिलाकर के आपको इकोनॉमिकल लॉस होना है, फ्यूल ज्यादा कंज्यूम करेंगे, और उसका इफेक्ट, उसका माइलेज काफी कम आएगा उसमें। तो जर्क प्रैक्टिकली भी अगर आप सोचोगे तो एक एनर्जी रिड्यूस करने का फिनोमेना है, और लिफ्टिंग में जर्क हमेशा लगेगा। अब इसका अगला एग्जांपल देखो, रॉकेट का एग्जांपल। 6000 किलोग्राम रॉकेट इज सेट फॉर द वर्टिकल फायरिंग। एग्जॉस्ट स्पीड का मतलब क्या होता है यार? इसकी एग्जॉस्ट स्पीड, आप एग्जॉस्ट फैन पढ़ते हो, एग्जॉस्ट फैन घरों में लगते हैं, आपको पता है उनको एग्जॉस्ट फैन क्यों कहा जाता है? मतलब क्या करते हैं वो? तो यह एग्जॉस्ट स्पीड का मतलब क्या होता है? एग्जॉस्ट स्पीड का मतलब बेसिकली उस रॉकेट से जो गैसेस निकलती हैं उनकी रिलेटिव स्पीड। पहले तो टर्म्स में पता होनी चाहिए, रिलेटिव स्पीड ऑफ गैसेस जो उससे बाहर निकलती है रॉकेट से, ये उनका दे रखा है आपको। हाउ मच गैस मस्ट बी इजेक्टेड पर सेकेंड, हाउ मच गैस मस्ट बी इजेक्टेड पर सेकेंड, मतलब वो आपको dm/dt पूछना चाहते हैं। टू सप्लाई द थ्रस्ट नीडेड, मतलब थ्रस्ट लगने के लिए, टू ओवरकम द वेट ऑफ रॉकेट, मतलब कि जो थ्रस्ट हो वो रॉकेट के वेट से ज्यादा हो। तो थ्रस्ट अभी हम लोगों ने पीछे समझाया कि थ्रस्ट हम बोलते हैं v रिलेटिव इंटू dm/dt वाले फैक्टर को, और फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि वो ग्रेविटी से ज्यादा होना चाहिए, मतलब इट शुड बी मोर देन mg। तो सिंपल क्वेश्चन है, सारा कुछ दे रखा है आपको, v रिलेटिव दे रखा है 1000, dm/dt पूछा गया है, मास गिवन है 6000, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हो, आ जाएगा आंसर। सर मोर देन इक्वल टू होगा ना इसमें? नहीं, मतलब एक बात आ रहा है, मोर, हाँ मतलब वैसे इक्वल टू होगा, लेकिन यहाँ पर है ना, लिमिटिंग केस लोगे तो आप इक्वल टू लगा दोगे। मतलब लिमिटिंग केस लेकर के, वैसे ज्यादा होना चाहिए तभी उठेगा वो, लिमिटिंग केस में आप इसको इसके बराबर कर दीजिए। और बी वाले पार्ट में रॉकेट को एक इनिशियल अपवर्ड एक्सेलरेशन चाहिए, तो यहां पर वो इक्वेशन लगाते हैं, एफ एक्सटर्नल प्लस वी रिलेटिव dm/dt
इजिकल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सटर्नल फोर्स रॉकेट के केस में क्या होगा, यहां पर आप रॉकेट को m मास मानेंगे, इसमें हम ये मानेंगे कि जो रॉकेट है ये m मास है और इससे जो गैसेस बाहर निकलेंगी, जो गैस इससे बाहर निकलती है वो हमारे लिए dm मास होती है। ठीक है, रॉकेट की वेलोसिटी, रॉकेट का एक्सेलरेशन, ये सब लिखेंगे। तो रॉकेट पर एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है, एक्सटर्नल फोर्स की लिस्ट पीछे दी गई है आपको, उस लिस्ट में से एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन। फोर्स कह रहे हैं, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अभी पीछे आपको बता दिया कि एक्सटर्नल फोर्स में हमेशा क्या होता है। आप कभी कंफ्यूजन हो तो इसमें देखा करो, हाँ, ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन, स्प्रिंग, टेंशन, हैंड वाला, पुशर पुल, तो इनमें तो खाली ग्रेविटी ही लगेगी वहां पर, रॉकेट को हाथ से पकड़ते तो ऊपर उठाते नहीं है। सर ये पूछ रही जो एक्सेलरेशन ए माना ये एब्सोल्यूट है। बता रहे हाँ, एब्सोल्यूट ही दी जाती है यार। एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर ग्रेविटी है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस mg वी रिलेटिव 1000। अब यहाँ पर ध्यान देना जरा, वी रिलेटिव dm विथ रिस्पेक्ट टू, तो वी रिलेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि वी रिलेटिव के आगे लगाओगे माइनस साइन, dm बाई dt, तो dm बाई dt ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाला है तुमने, वो m इंटू जी डिवाइडेड बाई वी रिलेटिव फिर से, बट इसके आगे फिर माइनस साइन लगा देंगे क्योंकि मास रिड्यूस हो रहा है। कुल मिलाकर के ये पूरा फैक्टर पॉजिटिव आ जाएगा आपका, कहने का मतलब ये है कि ये टोटल फैक्टर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वी रिलेटिव तो डाउनवर्ड है, मान लिया वी रिलेटिव वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन ये टर्म नेगेटिव है क्योंकि मास लूज कर रहे हो आप, ये टर्म नेगेटिव है। तो किसी भी वेक्टर के आगे अगर एक माइनस साइन लगा दोगे तो जो वेक्टर की डायरेक्शन है वो पलट जाएगी, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, लेकिन जो थ्रस्ट लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। dm by dt तो पूछा है दूसरे में, अब जो भी ये कर लीजिएगा, और इक्वल टू मास जो कि 6000 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन यहाँ 19.6 यानी कि 2 टाइम्स ऑफ जी दे रखा है एक्चुअली, इसका मतलब यहाँ जी को 9.8 लेना फायदेमंद होगा, क्योंकि 19.6 मतलब बेसिकली यहाँ पर आपको दे रखा है मास m और एक्सेलरेशन 19.6 मतलब ट्वाइस ऑफ जी दे रखा है, तो बेटर ये होगा कि आप जी को 9.8 लेकर के ही सॉल्व करिए क्वेश्चन। हालांकि ये सारे जी कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पर, ये जी, ये वाला जी, ये वाला जी, सब कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पर। और हाँ सॉरी, एक मिनट यहाँ गलती हो रही है हमसे, सॉरी, यहाँ गलती ये हो रही है कि हमें डीएम बाई डी पूछा है, सॉरी है ना, डीएम बाई डी पूछा है, तो हमने पहले वाले पार्ट की वैल्यू रख दी थी, वो गलत हो गया, क्योंकि पहले वाले पार्ट में जो डीएम बाई डी निकाल रहे हैं वो वेट को ओवरकम करने के लिए निकाला था, दूसरे पार्ट में जो हमको डीएम बाई डी निकालना है वो एक्सेलरेट करने के लिए निकालना है, तो ये मिस्टेक हुई है, मतलब यहाँ डीएम बाई डी ही आपको निकालना है, उसके आगे एक माइनस साइन लगा दीजिएगा, मतलब पहले पार्ट का डीएम बाई डी सेकंड पार्ट में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पहले पार्ट का डीएम बाई डी वेट को बैलेंस करने के लिए है, दूसरे पार्ट का डीएम बाई डी एक्सेलरेट करने के लिए है। ये जी कैंसिल भी नहीं होगा यहाँ पर। एक और एग्जांपल सर, सर उसमें dm by dt माइनस साइन के साथ ही रखेंगे जब फाइंड करना है तो। बिल्कुल, इसमें कह रहे हैं रॉकेट ऑफ इनिशियल टोटल मास m नॉट फायर्ड वर्टिकली अप एक्सेलरेट करता है until the fuel which burns at a constant rate is exhausted. The relative nozzle velocity of a gases has a constant value u and the nozzle exhausts at the atmospheric pressure throughout the flight. उसके बाद residual mass of the rocket structure and machinery is mb when the burnout occurs. मतलब पूरा फ्यूल बर्न होने के बाद उसका मास mb है, सारा फ्यूल खत्म होने के बाद, और स्टार्टिंग में उसका टोटल मास यानी कि इसमें फ्यूल का मास भी काउंटेड है, मतलब रॉकेट की बॉडी, उसके अंदर जो मशीन्स लगी हैं प्लस उसके अंदर जो फ्यूल है, सब कुछ मिला करके m नॉट था। उसके बाद फ्यूल बर्न होते होते फ्यूल खत्म हो गया,
खत्म होने के बाद का मास mb है। डिटरमाइन द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम वेलोसिटी रीच्ड बाय द रॉकेट। यहाँ पे जो कैपिटल टी दिखाया गया है वो बेसिकली थ्रस्ट को इंडिकेट करते हैं कि रॉकेट के मोशन में एक थ्रस्ट काम करती है और एक ग्रेविटी काम करती है, दो फोर्सेस काम करती है हमेशा। तो इसकी इक्वेशन ये बनेगी, एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटी है तो माइनस mg, इसमें हम m को मान के चल रहे हैं कि m इज द मास एट एनी टाइम t, मास एट एनी टाइम t मान के चलो, इंस्टेंटेनियस मास m ले लो, तो माइनस mg प्लस v रिलेटिव, उसकी वैल्यू दी गई है यहाँ पर, द रिलेटिव नोजल वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस हैज अ कांस्टेंट वैल्यू u, तो रिलेटिव वेलोसिटी u dm by dt इक्वल टू इसका इंस्टेंटेनियस मास m और मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, उस एक्सेलरेशन को काइनेमेटिक्स में dv by dt। यहाँ पर मैंने प्लस लिखा है, एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पर दोनों जगह माइनस आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी के साथ भी माइनस का साइन आएगा, dm by dt के साथ भी माइनस का साइन आएगा, तो वो मिल करके प्लस हो जाएंगे। तो हम इसको जानबूझ करके डायरेक्टली प्लस कर दे रहे हैं क्योंकि दोनों नेगेटिव मिल करके प्लस हो जाने। अब यहाँ पर dm by dt नहीं दिया हुआ आपको, मतलब dm by dt की वैल्यू नहीं दी गई है। ठीक है, dm by dt दिया नहीं, लेकिन ये जरूर दिया है कि dm by dt कांस्टेंट है, ये दे रखा है आपको, फ्यूल बर्न्स एट अ कांस्टेंट रेट, ये दे रखा है कि dm by dt की वैल्यू कांस्टेंट है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम dm by dt को कुछ कांस्टेंट्स मान लेते हैं, लेट dm by dt इज सम कांस्टेंट c, और यहां से हम dt को dm डिवाइडेड बाय dt को रिप्लेस करो dm डिवाइडेड बाय द कांस्टेंट, तो ये जितने dt है इनको रिप्लेस करेंगे तो माइनस mg dt से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद dt को रिप्लेस कर दो, तो dm by c प्लस u इंटू डी एम इक्वल्स टू m इंटू डी वी। dt से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें dt को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, dt क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर dt से रिप्लेस कर देना है, उसके बाद ये इक्वेशन बन जाएगी dm, मतलब कुल मिलाकर के हम मास और वेलोसिटी के बीच में एक डिफरेंशियल इक्वेशन चाहते थे कि हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन मास और वेलोसिटी के फॉर्म में बने। सर सर एक बार ये स्टेप फिर से बता दीजिए, थर्ड वाला जो लिखा है, थर्ड वाले पे है। थर्ड वाला ये किया भैया, इसमें से dt हमने मल्टीप्लाई किया है इसमें दोनों तरफ, माइनस mg dt प्लस u dm इज m dv, dt से मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना, dt यहाँ पर भी है, dt यहाँ पर भी है, और फिर हम dt को रिप्लेस कर रहे हैं dm by c से। ओके सर। ये स्टेप है हमारा। अब यहाँ पर dm कॉमन ले लेंगे तो dm, उसके अलावा जब dm को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास टर्म बचेगा u माइनस mg डिवाइडेड बाय c, dm कॉमन लेने के बाद, और उधर राइट हैंड साइड पर m है उसको नीचे लाएंगे। अब प्रोसेस देख लेना यार जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा डायरेक्ट भी कर रहे हैं, कुछ चीजें हम स्टेप डायरेक्ट और करना भी पड़ेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से dm को कॉमन निकाल रहे हैं और उसके बाद जो टर्म बन रहा है और राइट साइड वाला m को नीचे ला रहे हैं और उधर की तरफ सिर्फ dv बचेगा। ये वाला स्टेप समझ में आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है इसमें समझ में, आ रहा है सर, आ रहा है। और अब इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, इनिशियल वेलोसिटी 0 से फाइनल वेलोसिटी v तक, और इनिशियल मास m0 से फाइनल मास mb तक, ये वाला मास जो फाइनल है। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो v इक्वल टू, अभी थोड़ा सा इंटीग्रेशन भी डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि u और u अलग कर देंगे ना, तो u और एक्चुअली पहला टर्म आपका बनेगा dm by m का,
u इंटू डी एम बाई एम, यू कॉन्स्टेंट है वो बाहर रहेगा, डी एम अपॉन एम इंटीग्रेट होगा, तो वो लिमिट रखने के बाद आपका लॉग में फैक्टर बन जाएगा लॉग ऑफ एम बी डिवाइडेड बाई एम नॉट, और एक दूसरा टर्म आपके पास यहाँ पर आएगा माइनस एम अपॉन एम कैंसिल करके जी बाई सी और डी एम, तो माइनस जी बाई सी और डी एम जब इंटीग्रेट होगा तो वो एम बन जाएगा, यानी कि फाइनल मास माइनस इनिशियल मास। ये भी समझ लो कैसे किया है इसको, मतलब मैथमेटिकल स्टेप थोड़ा सा हमने एक दो स्टेप वर्बल भी करते हैं हम लोग, और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट से, हर एक स्टेप लिखते समय टाइम बहुत कंज्यूम होगा आपका, मतलब कुछ चीजें आप लिखो और कुछ माइंड में एक आध दो स्टेप कर सकते हो कैलकुलेट, अगर तुम्हारी कैलकुलेशन सही है तो, और नहीं सही है तो फिर उसके लिए फिर हर एक स्टेप लिखो। अब लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम समझ आ रहा है क्या है यहाँ पर? सर वो सी है इसमें। हाँ, तो कांस्टेंट नहीं दे रखा आपको, कांस्टेंट क्यों निकलेगा? कांस्टेंट निकालने का कोई तरीका है इसमें? क्योंकि क्वेश्चन में ये तो दिया नहीं है, रेट कांस्टेंट है लेकिन कितना है वो नहीं दिया रखा है मेरे को क्वेश्चन में, तो इस तरह दे रखा है कि कांस्टेंट रेट पर निकल रहा वो, तो हमें ये मालूम नहीं है कि वो टाइम कितना लगा होगा उस फ्यूल को बर्न आउट करने में, टोटल फ्यूल कितने टाइम में बर्न आउट किया होगा, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है इस क्वेश्चन में, और ना ही इस कांस्टेंट के बारे में कोई आइडिया है। ठीक है, तो पहले तो आप यहाँ तक का पूरा स्टेप को ध्यान से समझो क्या बन रहा है, कंप्लीट स्टेप जो यहाँ तक बना है उसको ध्यान से देखो क्या क्या किया है। इसमें हमारा एम मास क्या है और डीएम मास क्या है, तो डीएम हमने गैसेस को लेते हैं, रॉकेट के केस में जो गैसेस हैं वो आपके लिए हमेशा डीएम मास को इंडिकेट करती हैं, और रॉकेट इसको हम अपना एम मास मान रहे हैं। अब मैं वापस एक बार पहले फर्स्ट पेज पे आता हूँ, इतने एग्जाम्पल के बाद आप समझ पाओगे यहाँ पर कि यहाँ पर जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने एक कैपिटल एम मास लिया था। अब आप इसको समझो कि ये जो कैपिटल एम मास हम ले रहे हैं इसके बारे में अगर कहें तो ये किसी न्यूमेरिकल में रॉकेट को इंडिकेट कर सकता है, किसी न्यूमेरिकल में ये गन को इंडिकेट कर सकता है, किसी न्यूमेरिकल में ये चेन को इंडिकेट कर सकता है। मतलब ये तुमको न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल देखना होता है कि हम कैपिटल एम किस चीज के मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और डीएम जैसे किसी को न्यूमेरिकल में बुलेट है, किसी न्यूमेरिकल में ये गैस है, किसी न्यूमेरिकल में चेन का ही दूसरा पार्ट है। तो ये मतलब आप लोग के लिए काम क्या है, स्टूडेंट के लिए काम ये बचता है कि वो एम और डीएम को आइडेंटिफाई करें पहले तो, कि हम किस मास को एम कह रहे हैं और किसको डीएम कह रहे हैं। जब ये आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि यार इसमें एम मास हम रॉकेट का मानेंगे, डीएम मास गैस का मानेंगे, या फिर एम मास हम गन का मानेंगे, डीएम बुलेट का मानेंगे, तब आप कह सकते हो कि ओके फिर जो मेरा कैपिटल एम मास है हम उसके लिए इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। कैपिटल एम मतलब जिसको भी आपने कैपिटल एम कहा है उसकी इक्वेशन लिख रहे हैं। जी सर। अभी और कुछ एग्जांपल के बाद समझना इसको, मतलब ये सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर यही है कि क्वेश्चन नहीं बोलेगा आपसे कि कौन सा एम है और कौन सा डीएम है, यही इस क्वेश्चन का सबसे जो चैलेंजिंग पार्ट है वो ये है। और अभी यहाँ पर एक चैलेंज बना है हमें इस क्वेश्चन में, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के मैथमेटिकल पोर्शन पे जाओगे तो एक मतलब एक जो इसमें वो चैलेंज है कि नाउ कांस्टेंट सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये दिया ही नहीं हमें, क्योंकि इन्होंने इनिशियल मास दे रखा है, कांस्टेंट रेट से बर्न कर रहे हैं, नोजल स्पीड दे रखी है यू। आप जानते हो इसमें क्या करना होगा तुम्हें, एक लाइन दी हुई है तुमने, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक लाइन दे रखी है, जो ये गैसेस हैं, जो गैस इससे बाहर निकल रही है इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट देना पड़ेगा आपको, ये यू स्पीड से निकल रहा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर निकल रहा है थ्रू आउट द फ्लाइट। मतलब फिर हमको ये पता होना चाहिए कि जो गैस इसके अंदर है उसकी क्या डेंसिटी है, मतलब इस क्वेश्चन में। तो वो पार्ट अभी हम डिटेल में इसलिए नहीं लेने से आ रहे हैं क्योंकि वो बेसिकली हमारा फिर आ जाएगा थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट, क्योंकि ये जो लाइन दे रखी है ना कि लगातार एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब कि जो गैस है वो किसी कांस्टेंट प्रेशर पे बाहर आ रही है, गैस कांस्टेंट प्रेशर पे बाहर निकल के आ रही है अगर, तो गैस की डेंसिटी पता होनी चाहिए ताकि हमको ये मालूम चल पाए कि कितने मोल्स पर सेकंड बाहर निकल रहे हैं, उसकी नंबर ऑफ मोल्स कितना बाहर आ रहा है। तो वो पार्ट इसमें से अभी स्किप किया हुआ है, इसलिए स्किप किया हुआ बिकॉज वो थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन बन जाएगा हमारे लिए, फिर कि हम मोल्स में जाएं और गैसेस का मास वगैरह कैलकुलेट करना सीखें।
ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लो अभी 10 मिनट का, वापस आएंगे इस पे निकालने के लिए, बट अभी टच नहीं करना चाह रहे क्योंकि अभी हमारा इंटेंशन 2 है। अभी मेरे को आपको सिर्फ ये लर्न करवाना है कि मास m और मास dm कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है न्यूमेरिकल में, और फिर ये इक्वेशन कैसे लगाई जाती है। तो अभी हम इस कॉन्स्टेंट पे वापस आएंगे, वो मैथमेटिकल कंसेप्ट है, उसको भी रोक लो 2 मिनट। सर एक और इसमें एम बी आ रहे माइनस हैं। एम नॉट, हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर एम बी माइनस एम नॉट बाई सी को टी भी तो रख सकते हैं सीधे। तो टाइम कहाँ से आएगा? टाइम सर वो वेरिएबल में रहेगा फिर वेलोसिटी। नहीं, तो हमको तो ये पूछा है ना कि मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब क्वेश्चन ये भी तो है ना, एक प्रॉब्लम ये भी है कि मैक्सिमम वेलोसिटी तो वही होगी जब सारा फ्यूल बर्न हो जाएगा उसका, यस सर। है ना। तो वो मैथ और जो उसमें वो टेंशन मत लीजिए, आप बता रहा हूँ, क्योंकि मैथमेटिकल पोर्शन में टेंशन मत लिया करो आप कभी अभी इतनी ज्यादा। ये एक एचसीवी का क्वेश्चन है मोमेंटम वाले चैप्टर का 57th क्वेश्चन, एचसीवी का 57th मोमेंटम वाला। यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m लेंथ l is held vertically in such a way that its lower end just, पहले तो क्वेश्चन को ना कायदे से पढ़ना सीखो आप लोग, मतलब ये बहुत जरूरी होता है। जस्ट टचेस द हॉरिजॉन्टल फ्लोर। कभी एनालाइज करना, नंबर कम आने का सबसे बड़ा रीजन क्वेश्चन को गलत रीड करना, सबसे बड़ा रीजन होता है ये, स्पेशली टेस्ट में। कंसेप्ट तो सेकंड नंबर पे आएगा आपका। तो अगर एक फ्लोर पर कोई चेन टच कर रही है, जैसा कि ये कह रहे, ठीक है ना, मास m और उसकी लेंथ l है, और कोई चेन है वो पूरा जस्ट टच कर रहा है, मतलब लोअर एंड यहाँ पर है। चेन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 in this position. Any portion that strikes the floor comes to rest. ये सब एक एक लाइन का मैटर होता है यार, आप इस इंफॉर्मेशन को ना कायदे से समझा करो कि क्या कहना चाह रहे हैं वो। मैकेनिक्स क्वेश्चन में रीड करने की स्किल होती है और उससे रिलेटेड इक्वेशन को अप्लाई करना, बस इतना ही है मैकेनिक्स। क्वेश्चन रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और उससे रिलेटेड इक्वेशन लगाना आना चाहिए आपको। लॉजिक नहीं है इसके अंदर ज्यादा, रीडिंग एंड इक्वेशन दो बातें हैं। तो ये कह रहे हैं कि एनी पोर्शन दैट स्ट्राइक्स द फ्लोर कम्स टू रेस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब चेन का कुछ पोर्शन जो है वो फ्लोर पर रेस्ट पे आ गया। और ये भी लिखा है चेन डज नॉट फॉर्म अ हीप ऑन द फ्लोर, मतलब गुच्छा टाइप का नहीं बन रहा, जैसे कूड़े का ढेर बन जाता है, तो ढेर नहीं बन रहा वहां पर, फैल जा रहा वो हीप, मतलब वो ढेर ढेर नहीं बन रहा, जैसे कि नहीं डंपिंग ग्राउंड पे देखो आप, तो कूड़ा डालते जाओ तो वो पहाड़ पहाड़ जैसा बन जाता है, तो वो वैसा कुछ नहीं बन रहा है। ये चेन जो है वो बिल्कुल लीनियर है। अभी टाइम का कंस्ट्रेंट है ना हम लोग के पास, मतलब बिल्कुल बैच आपका 1 ईयर का है, नहीं तो फिर हम लोग ये भी डिस्कस करते हैं कि हीप बन जाएगा तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, मतलब, और ये थॉट आने चाहिए था, लेकिन अब वो टाइम बहुत कम है हमारे पास, इस वजह से बड़े लिमिटेड क्वेश्चन ही करते हैं हम लोग। तो अब ये इनका ये कहना है, मान लेते हैं कि जो चेन है ना, उसमें से एक्स पोर्शन टेबल पर आ चुका है और बचा हुआ एल माइनस एक्स पोर्शन जो है वो अभी नीचे की तरफ गिर रहा है किसी स्पीड v से, ऐसे हो गया। ये कहना क्या चाह रहे हैं, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय इट ऑन द फ्लोर व्हेन अ लेंथ x हैज रीच्ड द फ्लोर। तो कौन सा फोर्स निकालने की बात कर रहे हैं? फोर्स एक्सर्टेड बाय इट, मतलब किसकी फोर्स की बात कर रहे हैं? कौन सा फोर्स निकालने के लिए कहा जा रहा है आपसे? जो नीचे आने वाला मास फ्लो पे लगा, मतलब इसको एक नाम दे देते, चलो एक काम करते हैं, PQR नाम दे देते। अब बताओ किस फोर्स की बात कर रहे हैं? QR वाले पोर्शन की। हाँ, मतलब बाय QR ऑन फ्लोर, ये कहना चाहते हैं वो। तो पहले अपना टाइम अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ने में लगाओ। तो ये कौन सा फोर्स होगा? QR फ्लोर पे फोर्स कौन सा लगाएगा? कांटेक्ट। मतलब नॉर्मल। तो ये मेरे को समझ में आ गया कि इसका मतलब हमें नॉर्मल निकालना है। ये तो मेरे को समझ में आ गया कि क्वेश्चन में कि नॉर्मल निकालना है आपको। अब सुनिएगा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, जो ये QR पोर्शन है, QR, इसको हम अपना M मानेंगे, इसको M मानेंगे, और जो चेन नीचे गिरने वाली है वो हम DM मानेंगे।
तो ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि m और dm क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप ये समझो कि m क्या है और dm क्या है। मैं इतनी देर से आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जी सर। अच्छा, पूरी चेन के लिए क्या इक्वेशन लगा सकते हैं? क्या पूरे चेन के लिए आप न्यूटन लॉ लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। देखो, चेन का एक पोर्शन स्टेशनरी है और चेन का दूसरा पोर्शन मोशन में है, तो पूरा चेन एक जैसा बिहेवियर भी नहीं दे रहा आपको। पूरे चेन का बिहेवियर ही एक जैसा नहीं है। तो अब ये जिसको आपने m माना है ना, जिस मास को m माना है, इसके लिए फॉर दिस पोर्शन लगाओ इक्वेशन अपनी। कौन सी इक्वेशन? जो अभी हम लोगों ने डिराइव की थी, दैट f एक्सटर्नल प्लस v रिलेटिव dm by dt और इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कितना होगा f एक्सटर्नल? तो f एक्सटर्नल में ग्रेविटी आती है, नॉर्मल आता है, तो इस पोर्शन में नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा और ग्रेविटी नीचे। और कितनी ग्रेविटी लगेगी नीचे? कितनी ग्रेविटी? सर mg। नहीं, तो मास आपको निकालना पड़ेगा ना, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, और ये पोर्शन x लेंथ का है यूनिटरी मेथड से। ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स हो गया यहाँ पर, प्लस v रिलेटिव। मैं तो बार बार इसको लिखता हूँ। v रिलेटिव का मतलब वेलोसिटी ऑफ dm विथ रिस्पेक्ट टू m। तो जब आपको ये आइडेंटिफाई कर चुके हो कि dm क्या है और m क्या है, तभी तो निकालोगे ना। तो dm ये फॉलिंग वाला चेन है, जो चेन गिर रही है वो dm है, और जो चेन गिर चुकी है वो m है। यानी कि जो dm है वो नीचे आ रहा है v स्पीड से, और जिसको आप m कह रहे हो वो 0 है, और आपको चाहिए dm विथ रिस्पेक्ट टू m। सर v आएगा y डायरेक्शन में। v नीचे की तरफ डाउनवर्ड आएगा ना ये। जी सर। ओके। और dm बाई dt, तो dm बाई dt के लिए फिर एक काम करोगे, ये m जो कैपिटल अपॉन l M माइनस अपॉन x कर देंगे। ये है, इसको डिफरेंशिएट करो, तो dm बाई dt यहाँ से निकालेंगे। ये m बाई l इंटू डी एक्स बाई डी टी है, यानी m बाई l इंटू वी है। तो सर डी l माइनस x होगा ना ये ऊपर वाले पोर्शन का। भैया m मास तुमने नीचे गिरे हुए पोर्शन को माना है m, जो गिरा है उसी को तो m लिखा है। सर dm वाला पार्ट तो ऊपर वाले हिस्से से आ रहा है ना। dm बाई dt मतलब, ओहो भैया, तो dm ऊपर वाले से आ रहा है, लेकिन उसका क्या मतलब है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट जिसको तुमने m मास कहा है, उसके मास के चेंज होने का रेट, तो जिसके मास के चेंज होने का रेट निकालना है, पहले उसका मास निकालोगे तभी तो रेट निकालेंगे उसका यार। फंक्शन है ना, मास एक फंक्शन नहीं है एक्स का। एक फंक्शन का रेट निकालने के लिए फंक्शन तो निकालोगे पहले, मतलब कभी भी आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा तो पहले वाई और एक्स का फंक्शन ही निकालोगे। जी सर ठीक। अब इसमें दो बातें समझनी पड़ेंगी, जो v रिलेटिव है वो डाउनवर्ड है, और dm बाई dt पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि जो पार्ट टेबल पर गिरा है ये गेन करेगा मास को, ये गेन ऑफ मास है इसमें। तो एक डाउनवर्ड वेक्टर के साथ अगर हम पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म डाउनवर्ड आएगा, पूरा टर्म। और अगर हमने ऊपर के साइड पॉजिटिव कन्वेंशन ले रखा है, नीचे के साइड नेगेटिव कन्वेंशन ले रखा है, तो ये जो v रिलेटिव और dm बाई dt है, ये पूरी चीज डाउनवर्ड आ रही है, यानी इसके आगे लगाएंगे एक माइनस साइन, इक्वल्स टू मास m और एक्सेलरेशन। वो कह रहे हैं कि एनी पोर्शन दैट स्ट्राइक्स द फ्लोर कम्स टू द रेस्ट। तो जब वो रेस्ट पर आ चुका है यानी एक्सेलरेशन 0 है। सर अगर कोई भी मास जो फ्लोर पे टच कर रहा है वो रेस्ट पे आ जा रहा है, इसका मतलब जो ऊपर वाला मास है वो आगे बढ़ना चाहिए पीछे, उसका हीट नहीं बनेगी।
या तो एजम्पशन भी तो है कुछ, क्यों आप उसको एग्जैक्ट वे में क्यों सोच रहे हो? कुछ चीजें रियलिस्टिक नहीं है, कुछ चीजें इसमें मान के चल रहे हैं कि ऐसा मान लेते हैं। सर सर इसमें जो है जो मतलब नीचे वाले पार्ट, जो नीचे वाली चेन जो जमीन पे है, उसके सर सेंटर ऑफ मास को कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब इसमें हम लोग हर पोर्शन को ले रहे हैं ml बाय मतलब उससे सर जो वाली इक्वेशन है उससे भैया सेंटर ऑफ मास क्यों ले, किसका लॉ है? मैं फिर बोल रहा हूँ, किसके लॉ और किसके इक्वेशन में ऐसा कहा जा रहा है कि हम सेंटर ऑफ मास को लें? सर नहीं, ग्रेविटी तो मतलब जो वो है उसका mg वाला फोर्स तो वहीं से एक्ट करेगा, तो उससे क्या? अरे यार तुम फिर गड़बड़ कर रहे हो। इसके पीछे कोई प्रिंसिपल, कोई थ्योरम तो हो। मैं फिर कह रहा हूँ, आप अभी इतनी देर में पहले मैं यही समझा रहा हूँ कि मैकेनिक्स में जो थ्योरम्स दी जा रही हैं आपको उनको फॉलो करके अप्लाई करना है भाई। हम अपनी तरफ से मान लो कोई रीजनिंग सोच रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास लगाएंगे, तो हम क्यों लगाएं भाई? उसके पीछे का प्रूफ चाहिए मेरे को। सर नहीं, हम कह रहे हैं जो वाला है एफ एक्सटर्नल वाला पोर्शन जो आपने लिखा है, इसमें n माइनस m बाई एल एक्स जी लिखा हुआ है। सर ये जो है मतलब ये वाला जो लिया है m बाई एल एक्स जी वाला, इसके जगह से सेंटर ऑफ मास क्यों नहीं कंसीडर कर रहा है? क्योंकि वही चीज वही बिहेवियर तो सेंटर ऑफ मास भी दिखाएगा, तो उससे ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। सर हम लोगों को तो n ही कैलकुलेट करना है ना, नॉर्मल फोर्स, तो उस वाले पोर्शन का से सेंटर ऑफ मास निकाल लें। तो उससे क्या होगा? सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो सर सेंटर ऑफ मास से तो ग्रेविटी ऐड करेगी। अब सर इसमें हम लोग ने हर पोर्शन का निकाला है, मतलब जो जमीन पे है उसके हर पोर्शन का निकाला है हम लोगों ने, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वो है मास है सर। मतलब जस्ट एक डाउट है ये सर, मतलब इतना वो नहीं है। नहीं, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल के हम क्या करेंगे? हम कह रहे हैं मान लो उस जो चेन नीचे गिरी उसकी सेंटर ऑफ मास निकाल ली, उससे हमको मिलेगा क्या? हमें तो ये देखना है कि फोर्स कितना लग रहा है, वो कहाँ लग रहा है उससे थोड़ी मतलब है हमें। फोर्स कितना लग रहा है ये चाहिए ना आपको। फोर्स लग कहाँ रहा है, ये कहाँ, ये इस इक्वेशन में कहाँ पे आ रहा है कि फोर्स सेंटर पे लगा है कि लेफ्ट एंड पे लगा है कि राइट एंड पे लगा है? ठीक है सर, ठीक है ठीक है। ऐसे हो नहीं पाएगा, हम बता रहे हैं। आप लोग जिस तरीके से पढ़ रहे हो ना, आप नहीं कर पाओगे, मैं पहले बता रहा हूँ। थोड़ा बुरा लगेगा तुमको सुन करके, लेकिन इसलिए कि तुम लोग को अभी इसका मतलब मैकेनिक्स पढ़ने का तरीका ही नहीं आया है। तुम लोग को यही नहीं समझ में आ रहा है कि जो इक्वेशन बताई जा रही हैं उनको हमें फॉलो करना है सर। जब रीजनिंग समझने का टाइम था 11th-12th, तब नहीं समझा। अभी यहाँ पर v की भी वैल्यू पुट करनी है। अब v निकालने के लिए क्या करेंगे? अगर ये चेन x डिस्टेंस नीचे गिरी होगी तो इसका मतलब ये ऊपर से x लेंथ गिरी भी होगी, इसने x लेंथ फॉल किया होगा। अगर कोई चीज ऊपर से x डिस्टेंस फॉल करेगी तो इसकी वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर √2gx, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। तो यहाँ पर पहले वेलोसिटी भी रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो v है उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें। एक v छूट गया यहाँ पर यार, एक v यहाँ पर और आएगा। इसमें dm/dt में भी v था ना, m/l इंटू v, तो वो यह एक और v यहाँ पर आएगा, यहाँ v स्क्वायर आएगा एक्चुअली। तो n m/l और v स्क्वायर की वैल्यू ये इसका आंसर आएगा। अच्छा, जबरदस्ती कंसेप्ट आप ना लगाओ, मैं फिर बता रहा हूँ। कुछ नहीं करोगे, टाइम अपना भी खराब करोगे, क्लास का भी टाइम खराब करोगे, और उसका मिलना कुछ 0 मिलना है आपको। या तो एम डिसाइड करा जाए, एम ये डिसाइड करो। अभी आपका टारगेट सिर्फ न्यूमेरिकल वाला है। अगर आप थ्योरी वाली फिजिक्स पढ़ना चाह रहे हो तो फिर वो उसको बता दो, उससे हमारे एग्जाम में कोई फायदा नहीं होने वाला। और ये जो भी आप लोग कह रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है। मैं सही बताऊं कि हमने ये कर ले वो कर ले, जो मैं तो सिर्फ लॉ फॉलो करता हूँ यार। जो लॉ कहा जा रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं।
ये जस्ट पिछले वाला ही क्वेश्चन है, इसमें चेन को लिफ्ट कर रहे हैं और इसमें रीडिंग निकालनी है कि इस मशीन की क्या रीडिंग आएगी। मतलब ये चेन मशीन पे रखी है, वेइंग मशीन पे, और चेन को मशीन से लिफ्ट करते समय मशीन की क्या रीडिंग आएगी ये पूछा जा रहा है। मतलब इसमें भी एक तरीके के नॉर्मल फोर्स ही पूछ रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, क्योंकि वेइंग मशीन्स के बारे में ऑलरेडी न्यूटन लॉ में बता चुके हैं कि मशीन्स की रीडिंग का मतलब होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू पूछी जाती है कि यहाँ पर कितना नॉर्मल लगेगा। तो ये एचसीवी वाले क्वेश्चन के सिमिलर है, उसमें चेन गिर रही है, इसमें चेन को इसमें 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 भी नीचे ला रहे हैं, लेकिन उसमें उसको कांस्टेंट स्पीड से नीचे ला रहे हैं, चेन कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रही है। तो इस हाँ बताओ सर, एक डाउट था, जो वेइंग मशीन होता है ये n/g की वैल्यू बताता है या फिर n की वैल्यू बताता है? नहीं, जो डिस्प्ले होता है वो n/g होता है, n/g नॉर्मल डिस्प्ले तो किलोग्राम्स में आते हैं ना हमेशा। यस सर। हाँ, तो नॉर्मल डिवाइडेड बाय जी करेंगे, वो रीडिंग आएगी। ठीक सर, ठीक है। हाँ, तो सुनिए, जो मशीन के ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम अपना एम कह रहे हैं, ये एम है, और जो नीचे आ रहा है उसका डीएम। अभी इनको एक कंफ्यूजन ये भी था, डीएम ये पूरी चेन नहीं होगी, ये भी आपको समझा दें, आपके दिमाग में अगर ऐसी कंफ्यूजन चल रही है डीएम, तो डीएम पूरी चेन नहीं होगी यहाँ पर। थोड़ा सा तो आप कैलकुलस भी लगाओ, डीएम का मतलब होता है बहुत छोटा। तो जो पोर्शन प्लेटफॉर्म पर आ चुका है ये एम है, और इसके जस्ट ऊपर का एक छोटा सा टुकड़ा ये डीएम है हमारे लिए। अब जो पोर्शन टेबल पर आ चुका है, मतलब ये जो मशीन के ऊपर रखा है, जो पोर्शन मशीन पे रखा है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, इस पे ग्रेविटी की फोर्स आएगी m/g की। ये दोनों एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। ये इक्वेशन बनाएंगे m/a वाली। एक्सटर्नल फोर्सेस में फिर से हम लिखेंगे नॉर्मल माइनस ग्रेविटी। अब ग्रेविटी की वैल्यू आपको ऐसे लिखनी पड़ेगी, क्वेश्चन की फिगर को देखो, चेन की टोटल लेंथ l है और ये x लेंथ ऊपर से दिखाया गया है, यानी कि ये x लेंथ टेबल पर रखा गया है, तो माइनस m/l इंटू एक्स इंटू जी, ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स। फिर से रिलेटिव वेलोसिटी, इस बार जो डीएम मास है, मतलब जो चेन गिर रही है उसकी वेलोसिटी v कांस्टेंट है, और जो m मास है वो जीरो वेलोसिटी पर है, ये रेस्ट पे है। तो फिर से रिलेटिव वेलोसिटी v आएगी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और dm/dt, एक बार फिर वही प्रोसेस, पहले मास का फंक्शन लाएंगे, फंक्शन ऑफ मास, उसी को डिफरेंशिएट करके dm/dt आएगा, और अब की बार dx/dt को वेलोसिटी, सेम प्रोसेस है पूरा एज इट इज, लेकिन ये पूरी चीज डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और डाउनवर्ड होने की वजह से इसके आगे हम लगा रहे हैं माइनस साइन, और राइट साइड जीरो, क्योंकि जिसको आप मास m कह रहे हो वो रेस्ट पे है। और एक एक्सटर्नल फोर्स और है यहाँ पर, कैपिटल P, सॉरी इस पे ध्यान नहीं दिया हमने, एक कैपिटल P का भी एक्सटर्नल फोर्स ऊपर लग रहा है, तो ये भी काउंट करेंगे, कैपिटल P प्लस नॉर्मल, ये भी एक्सटर्नल। अच्छा एक मिनट, सॉरी, ये बताएं कैपिटल P यहाँ पर काउंट करें या ना करें? हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैपिटल P इसमें काउंट होगा या नहीं होगा? नहीं, आप इक्वेशन किस पोर्शन के लिए लिख रहे हो? दैट वाला जो मशीन पे है, तो कैपिटल P क्या इस मशीन वाले पोर्शन पे लगा रहे हैं या फिर जो वर्टिकल पोर्शन है उस पे लगा रहे हैं? सर वर्टिकल पे लगा रहे हैं। तो हाँ, इसमें नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि ये इक्वेशन तो आप, मतलब ये जो इक्वेशन है ये आप अप्लाई कर रहे हो फॉर पार्ट ऑन द मशीन के लिए, चेन का वो पार्ट जो मशीन पे रखा गया है। सो कैपिटल P इसमें से हटा दीजिएगा, इसमें कैपिटल P की कोई जरूरत नहीं होगी। इसका बस इतना ही आंसर है इसका, ये इसको फर्दर जी से डिवाइड करके रीडिंग कह देंगे, तो रीडिंग बराबर नॉर्मल बाय जी। अब यहाँ देखिए, अब ये जो
लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को तो छोड़ दो, आप उस लैंग्वेज के अलावा आप ऐसे दिखा देते हैं आपको क्या हो रहा है यहाँ पर। मतलब एक तरीके से एक ओपन कार है, लैंग्वेज को छोड़ दीजिए, लैंग्वेज जो कह रहे हैं उसको हटा दो। कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि एक ओपन कार है, इसमें व्हील्स लगी हुई हैं मान लेते हैं, इसका मास कैपिटल एम है। मैं इसको अलग तरीके से, क्वेश्चन को अलग तरीके से दिखाते हैं आपको, और ये v0 वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। फिर जब रेन, मतलब ये पहले था कि एम्प्टी, उसके बाद वो कह रहे हैं कि रेन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी, रेन स्टार्ट हो जाती है। रेन स्टार्ट होने की वजह से ही कुछ पानी इसमें इकट्ठा हो गया, तो जब इसमें वाटर इकट्ठा हो गया कुछ, उसके बाद इसकी क्या वेलोसिटी होगी, ये क्वेश्चन कह रहे हैं। क्वेश्चन ये है हमारा, मतलब फिगर के हिसाब से कैपिटल एम तो ये है ही था, उसमें कुछ वाटर इकट्ठा हो गया, पानी, बिकॉज रेन की वजह से। तो इसमें लिख रखा है व्हेन इट हैज कलेक्टेड 0.5 टन ऑफ रेन, मतलब हम स्मॉल एम कह दे रहे हैं, स्मॉल एम हमने वाटर इसमें इकट्ठा कर लिया, तो अब इसकी क्या वेलोसिटी होगी, इसकी नई वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है पानी इकट्ठा करने के बाद। तो अब इसमें देखो जो रेन है ना, रेन उसको हम अपना डीएम मास कह रहे हैं, और जो कार है वो हमारा एम मास है। तो हम इसके लिए इक्वेशन लगाएंगे फॉर दिस मास। फॉर दिस आप कह दो कि एफ एक्सटर्नल प्लस वी रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसके लिए, और वो भी इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हमें कौन सा फोर्स लग रहा है, आप मतलब, क्योंकि नॉर्मल और ग्रेविटी नहीं देखना है इस केस में, क्योंकि मोशन हॉरिजेंटल है यहाँ पर। कोई नहीं। हाँ, एक बार आप ग्रेविटी नॉर्मल को देखने जरूरत नहीं है, मतलब लग रहे हैं लेकिन उनसे हमको फर्क नहीं पड़ता कोई, क्योंकि हमारा मोशन हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हो रहा है। तो हम एक्सटर्नल फोर्स का मतलब हॉरिजेंटल एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है यहाँ पर, और एक्सटर्नल फोर्सेस में लिस्ट आपको दी गई है, बार बार आप उसमें से इतना जो सोचते हो ना, अननेसेसरली सोचते हो, आपको लिस्ट दे दी गई है, एम जी, नॉर्मल, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, और कोई एक्सटर्नल पुश कर दें या पुल कर दें, बस इतनी ही होती हैं। इनमें से देख लो क्या क्या लग रहा है, इसमें से कोई है यहाँ पर। एम जी नॉर्मल को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वर्टिकल है, कोई स्ट्रिंग नहीं है, कोई स्प्रिंग नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई पुश और पुल नहीं है, दैट मींस की एक्सटर्नल फोर्स जीरो है यहाँ पर। आप लोग इतना टाइम जो लगाते हो ना सोचने में, मतलब फोर्स आपके लिए पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि भाई हमें फोर्स का मतलब भगवान जाने क्या आ गया। रिलेटिव वेलोसिटी 2 फीट सेकंड। नहीं, एक मिनट, जो डीएम है, डीएम की हॉरिजेंटल वेलोसिटी बताइए ना, डीएम की हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या है? 0 सर। जीरो। 0। वर्टिकल से नहीं मतलब हमें। और जो कार है उसकी कुछ वी वेलोसिटी होगी, मान लेते हैं कार की अपनी कुछ वी वेलोसिटी होगी, तो ये माइनस, रिलेटिव निकालेंगे तो ये माइनस वी आ जाएगा, और डीएम बाई डी टी। सर 2 फीट दिए इसमें। नहीं, वो वेलोसिटी है भाई, वो तो 2 फीट पर सेकंड, ये वी नॉट है, ये दे रखा आपको, ये वी नॉट है, और 10 टन जो है वो एम नॉट है, कैपिटल एम, इसको एम नॉट कर देते हैं। और ये 0.5 टन है जिसको मैंने स्मॉल एम से लिखा हुआ है, मतलब पानी जो इकट्ठा किया आपने। तो डीएम बाई डी टी मतलब कितना मास इकट्ठा किया हमने, है ना ये। तो हमने एम मास इकट्ठा किया मान लो टी सेकेंड्स में, टी सेकेंड्स में, लेकिन हमको इसके बारे में पता नहीं है क्या होगा। लेकिन एक चीज मेरे को क्लियर हो गई इस क्वेश्चन में, एक पॉइंट मेरा क्लियर हो गया, मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अब, क्योंकि हम क्या कह देंगे, सिंस एफ एक्सटर्नल 0, तो अब आप कह सकते हो कि जो मोमेंटम होगा पूरे सिस्टम का वो कंजर्व हो जाएगा। अब उस इक्वेशन की जरूरत ही नहीं मेरे को, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो हम मोमेंटम ही कंजर्व करा देंगे सीधा। और इनिशियल मोमेंटम में एम नॉट मल्टीप्लाइड बाय वी नॉट लिख देंगे, और बाद वाले मोमेंटम में जब पानी इकट्ठा हो गया तो टोटल मास हमारा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम हो गया इनटू नई वेलोसिटी। खत्म हो गया क्वेश्चन, मुझे इस इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब।
ये नहीं कह सकते कि हर क्वेश्चन का एक ही मेथड होगा भाई, ये तो पढ़ना पड़ेगा आपको कि कहाँ पर क्या लगाना है इसमें। जब ये क्लियर हो गया कि एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तो मोमेंटम कांस्टेंट कराएंगे इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये आंसर होगा इसका। सर एक ये सब डाउट था कि जो हम लोग वी रिलेटिव लेते हैं स्टार्टिंग में, सर वो इनिशियली लेते हैं कि इंस्टेंटेनियस वाली है? इंस्टेंटेनियस, किसी जिस टाइम टी पर इक्वेशन लिख रहे हैं उसी टाइम टी पर सब कुछ लिखेंगे। ओके सर। मैं तो स्टार्टिंग में बता दिया था आपको कि इसमें जितनी भी चीजें अपीयर होंगी वो सब सेम टाइम की होनी चाहिए। टाइम टी का मास, टाइम टी की एक्सेलरेशन, टाइम टी का डीएम बाई जीटी, टाइम टी की रिलेटिव वेलोसिटी, टाइम टी का एफ एक्सटर्नल, सब कुछ टाइम टी पर होना चाहिए, मतलब किसी जनरल मोमेंट पर सब कुछ उसी टाइम पर होना चाहिए। एक और लास्ट क्वेश्चन है इसका, देखो इसमें भी। अब इसमें कार है फिल्ड विद द सैंड हैज अ होल सो दैट द सैंड लीक्स आउट थ्रू द बॉटम ऑफ द कॉन्सेंट्रेट लैम्डा। तो एक मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है, तो ये भी वैसा ही है, कार टाइप का क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें बॉटम पर ना छोटा सा कोई होल है जिसकी वजह से जो सैंड इसके अंदर भरी गई है वो सैंड पार्टिकल्स नीचे की तरफ लीक कर रहे हैं। यहाँ पर सैंड पार्टिकल्स है और क्वेश्चन के हिसाब से वो लीक कर रहे हैं यहाँ पर लैम्डा रेट से, और एक फोर्स एफ एक्स ऑन द कार इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो कैपिटल एफ का फोर्स लगा और सैंड इसमें से नीचे गिर रहा है, सैंड लीक कर रहा है यहाँ से नीचे की तरफ क्वेश्चन के हिसाब से। कॉल द इंस्टेंटेनियस स्पीड v एंड राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन। आप देखो यहाँ पर भी है, ये स्टैंडर्ड बुक्स है जो कहते हैं इक्वेशन लिखो इसकी v मान करके। तो जो सैंड नीचे गिर रहा है, जो सैंड नीचे गिरा वो हमारे लिए dm है, और जो मास यहाँ पर बचा हुआ है वो m है। मतलब m वो मास है जो v स्पीड पर चल रहा है, और dm वो सैंड है जो नीचे की तरफ गिरा है। F external plus V relative into dm by dt is mass into acceleration। ये हमारा इक्वेशन है जनरलाइज, एक एक करके देख लो। एक्सटर्नल फोर्स, इसको उसको भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करिएगा, मतलब ये चीज हम लगाएंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए, वर्टिकल से कोई मतलब नहीं है। तो हॉरिजॉन्टली सिर्फ ये कैपिटल एफ है, वी रिलेटिव। जो डीएम मास नीचे गिरेगा उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, जो डीएम मास अगर नीचे गिरेगा इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। अच्छा सर उससे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, हम लोग को तो हॉरिजॉन्टल साइड देखना है। तो इसे डीएम में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है या नहीं है? सर नहीं है, वर्टिकल है। सर होगी सर। ये सैंड उस नहीं सर कैरियर। अच्छा क्या सर, तुरंत जब जैसे -v। भैया सैंड गिरने से पहले क्या कार के साथ कैरी नहीं हो रहा था? यस जी सर सर, होगी। जी सर। तो जो सैंड पार्टिकल्स कार के अंदर है वो तो v स्पीड पे चल ही रहे थे, तो जी ये सर। v वेलोसिटी होगी इनमें। ये वही कंसेप्ट नहीं है, चलते हुई ट्रेन से अगर आप कूदते हो तो आपको लगता नहीं है कि आप ट्रेन की डायरेक्शन में थोड़ा सा मोशन करते हो, यस सर। क्योंकि जी आप चलती हुई गाड़ी से जब कूदते हो तो आप ऑलरेडी मोशन में होते हो। तो जैसे ही आप कूदते हो, इसीलिए कहा जाता है कि रुकने के बाद उतरिए। चलते हुई ट्रेन से उतरने के लिए क्यों मना कर देते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, और जब आप ट्रेन से उतरोगे तो आप उस डायरेक्शन में मूव कर जाओगे। और कभी कभी देखो लोगों का एक्सीडेंट होता है, चलते हुए ट्रेन से उतरते हैं, जिस तरफ ट्रेन चल रही होती है उसी डायरेक्शन में वो भी चलने लगते हैं। तो ये सैंड पार्टिकल चलते हुई गाड़ी से नीचे आ रहे हैं,
तो चलती हुई कार से जब नीचे उतरोगे तो ये v स्पीड तो आप कैरी कर जाओगे, तो कार भी उसी स्पीड पर चली और आप भी उसी स्पीड पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहे हो, तो आप दोनों में रिलेटिव कितना रहा फिर? दोनों में रिलेटिव, दोनों सेम वेलोसिटी। 0 हाँ, तो रिलेटिव 0 हो गया यहाँ पर, इक्वल टू कार का इंस्टेंटेनियस मास, कार का इंस्टेंटेनियस मास लिखना होगा। तो अगर हम इसमें ये मान ले कि इस कार का इनिशियल मास m0 था, तो t टाइम बाद, मतलब ये मास टाइम t पर लिखना होगा आपको, एट टाइम t। तो तुमको ये दे रखा है dm/dt माइनस लैम्डा, तो इनिशियल मास में से सब्ट्रैक्ट कर दो जितना सैंड गिर चुका है, माइनस लैम्डा t, और इनटू एक्सेलरेशन को लिख देंगे dv डिवाइडेड बाय dt। तो इन्होंने सिर्फ इक्वेशन बनाने के लिए कहा है, सॉल्व करने के लिए नहीं कहा है। आगे क्वेश्चन में सॉल्व करने को भी आ सकता है, मतलब हमारी इक्वेशन बन गई है कि ये आंसर आएगा इसका। अगर जरूरत पड़ेगी सॉल्व करने की तो सॉल्व भी हो जाएगा, f इंटू डी टी डिवाइडेड बाय m0 माइनस लैम्डा t इक्वल टू dv। अगर जरूरत पड़ेगी सॉल्व करने की तो हम इसको सॉल्व भी करेंगे, वेलोसिटी को, जो भी उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वहां से लेकर के टिल v तक, और टाइम को 0 से लेकर के t तक। तो अगर सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी तो सॉल्व भी कर सकते हो। फिलहाल इस क्वेश्चन में सिर्फ इक्वेशन बनाने के लिए कहा है, मतलब यहाँ पर v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। ये कंसेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है, चलती हुई कार से जब भी कोई चीज निकलती है तो वो उस कैरियर की वेलोसिटी को लेकर के ही बाहर आती है। क्या ऐसे क्वेश्चन नहीं करते हो कि अगर काइनेमेटिक्स में एक हेलीकॉप्टर है, उससे कोई पैकेट गिराया, तो पैकेट का पाथ क्या दिखाते हो? स्ट्रेट लाइन दिखाते हो या पैराबोलिक दिखा देते हो? अगर चलती हुई हेलीकॉप्टर से कोई चीज नीचे, पैराबोलिक पैराबोला। तो वो इसीलिए तो दिखाते हो ना कि हेलीकॉप्टर में पैकेट के अंदर भी v वेलोसिटी होती है, क्योंकि वो निकला हेलीकॉप्टर से है। ये वही कंसेप्ट हैं। अब इनको लगा के देखना यार, इतने सारे एग्जांपल मैंने कराए वेरिएबल मास के ऑलमोस्ट लगभग, अब इसके अलावा क्वेश्चन है नहीं कराने के लिए, और किसी किताब में मिलेंगे भी नहीं तुम्हें। ये जितने एग्जांपल करा दिए हैं मोर देन सफिशिएंट एंड मोर देन इनफ है ये समझने के लिए कि वेरिएबल मास सिस्टम को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। अल्टीमेटली लगाना से एक सिंगल इक्वेशन है, आपको वो सिंगल इक्वेशन लगा करके आपको सारे आंसर लाने हैं। बट हाँ, ये स्टूडेंट का काम बचता है कि वो m और dm को डिफरेंशिएट, मतलब आइडेंटिफाई करें, रिलेटिव वेलोसिटी सही तरीके से निकालें, और डायरेक्शंस का केयर करो कि किधर पॉजिटिव साइन लगाना है, कहाँ नेगेटिव साइन लगाना है। ये सब चीजें प्रैक्टिस के साथ आएंगी। तो इसमें प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस नहीं है। मैं ये बोलूंगा कि इन्हीं क्वेश्चंस को फिर प्रैक्टिस करो आप अपने आप, सेम क्वेश्चंस अपने आप दोबारा लगाए जाएं, क्योंकि एग्जाम में भी इन्हीं को यही आते हैं, रिपीट होते रहते हैं। इन्हीं में से जितने पॉसिबल क्वेश्चन थे वो सब एक साथ हैं वेरिएबल मास के, क्योंकि बुक्स में है नहीं। बिकॉज अगर आप देखोगे तो एचसीबी में सिंगल क्वेश्चन है, ये एक सिंगल क्वेश्चन है वेरिएबल मास का। सर पैकेज में तो होगा, पैकेज में है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा नहीं जरूरत है तुम्हें। तो मैं रटने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन हाँ समझ लो वेरिएबल मास सिस्टम को। चलो बाकी इसके बाद अब अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक